तालियों के बीच में हम सर और मैडम को, सपना मैडम को इस मंच पर आमंत्रित करेंगे। जोरदार ताली। एनिवर्सरी है, आज से उनको 25 साल पूरे हो गए हैं और इसकी जो रूपांतरण यात्रा है वो 16 सितंबर से भिलवाड़ा से शुरू होने वाली है। कितने साल पूरे हो गए सर? अभी भी बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे। कितने साल हो गए? मुझे आवाज अभी भी सब लोगों की नहीं आ रही है। कितने साल हो गए? अच्छा, ये बार बार क्यों बुलवाना पड़ता आपको? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जब आरसीएम हम प्लान दिखाने जाते हैं, जब हम टाइम में निकलते हैं, कार्ड में निकलते हैं, लोग पूछते हैं कि यार आरसीएम अभी भी चल रही है क्या? क्या पूछते हैं? यानी इसका मतलब ये है कि हम अब तक उन लोगों तक भी नहीं पहुंचे जिन्होंने आरसीएम का नाम सुना है। तो कहीं ना कहीं हमारी फील्ड वर्किंग में या हमारे लोगों तक पहुंचने में कमी है, जिसको हमें पूरा करना होगा। और ये 25 साल अपने आप में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गिनी चुनी कंपनियां हैं जिन्होंने 25 साल एज ए इंडियन ब्रांड पूरे किए हैं। बाकी बहुत सारी अमेरिकन कंपनी है जो 2 साल में बंद हो गई, 5 साल में बंद हो गई, तो 1 साल में बंद हो गई, लेकिन आरसीएम लगातार 25 साल से चल रही है। सर एक बार जोरदार तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मेरे बारे में दे दूं, हो सकता है कुछ नए साथी हमारे बीच में होंगे। मेरा नाम दीपक बापना, इस सिस्टम में लगातार मैं 18-19 साल से काम कर रहा हूँ। इस सिस्टम की शुरुआत की थी मेरे पिताजी ने, जो महाराष्ट्र के पहले डिस्ट्रीब्यूटर बने थे और उनके माध्यम से बिजनेस शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। जब पिताजी ने बिजनेस शुरू किया था तो हमारे पास 4-5 प्रोडक्ट हुआ करते थे। एक कपड़े धोने का साबुन, एक नहाने का साबुन, एक चाय पत्ती, एक पेस्ट और एक नमक हुआ करता था। कितने प्रोडक्ट थे साहब? और पूरे महाराष्ट्र में एक पिकअप सेंटर था। यानी अगर हमें पूरे महाराष्ट्र में दैनिक के अंदर सामान लाना हो या करना हो तो लगभग 100-200-500 किलोमीटर तय करके उस सामान को पहुंचाना पड़ता था या लेके जाना पड़ता था। आज जैसे बलरामपुर में प्रोग्राम हो रहा है, गोंडा में प्रोग्राम हो रहा है, उस समय प्रोग्राम ही ऐसे हुआ करते थे जिसमें लोगों को तो इन्वाइट किया जाता था, लेकिन बहुत बार ऐसा समय आता था जिस समय सिर्फ मुकेश पुराने सर, मेरे पिताजी और एक माइक वाला, कौन, यानी इतना प्रचलन नहीं था, इतना लोगों को डायरेक्ट सेलिंग करने पता नहीं था। अच्छा, आरसीएम पहले करना मुश्किल था या आज करना मुश्किल है? लेकिन आज भी हम में से बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं ना, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही? भाई हम जिनको समझाने भेजते हैं वो हमको समझा के भेज देते हैं। भेजते कि नहीं भेजते? कुछ लोगों को ज्वाइन करते हैं तो वो लोग कुछ महीना खरीदी करते हैं, तो उसके बाद खरीदी करना, फोन उठाना, मीटिंग में आना। तो आरसीएम आज करना मुश्किल है, पहले करना मुश्किल था? आपने जवाब बदल दिया। भाई आरसीएम आज के मुकाबले पहले करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं थे, कंपनी उतनी वेल साउंड नहीं थी, इतना प्रोडक्ट की रेंज हमारे पास नहीं थी, इतना डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया पर उतना प्रचलन नहीं था, जानकारी नहीं थी, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो लॉ है वो नहीं बना हुआ था। बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से पहले करना मुश्किल था, लेकिन पहले भी बहुत सारे लोगों ने काम करके दिखाया और आज बहुत कुछ होने के बाद भी हम उस लेवल की इनकम या उस मुकाम पर नहीं पहुँच पा रहे हैं।
तो उसका एकमात्र कारण है वो है कि हमने आरसीएम को करने की वजह को नहीं ढूंढा है। किसने नहीं ढूंढा है? मैंने, यानी मुझे आरसीएम क्यों करना उस वजह को नहीं ढूंढा है। पूरी दुनिया में लगभग 95% ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को देख के ड्रीम बनाते हैं। किसको देख के बनाते हैं? भाई आपके पड़ोसी ने घर को कलर कराया, क्या कराया? अब आपकी इच्छा क्या हुई? हम भी कलर कराएंगे। आपके पड़ोसी ने नई बाइक खरीदी, आपकी इच्छा क्या हुई? आपके पड़ोसी ने नई कार खरीदी, आपकी इच्छा क्या हुई? अच्छा, आपके पड़ोसी ने शादी कर ली तो हमारी इच्छा क्या हुई? कि हमें भी जीवन में आगे बढ़ना हो। भाई ये इच्छाएं सारी इसके पहले भी तो हो सकती थी, लेकिन पहले होती नहीं है। तो बहुत कम ऐसे परसेंटेज लोग होते हैं जो अपने गोल को, अपने ड्रीम को खुद बनाते हैं और उसके लिए काम करना शुरू करते हैं। तो आपको भी अपना ड्रीम, अपना गोल बनाना होगा। वो जब तक नहीं बनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अगर बड़ा ड्रीम या बड़ी गोल नहीं होगी तो छोटी मोटी दिक्कतों में अटक जाएंगे। बहुत सारे लोग कुछ प्रोडक्ट में अटक जाएंगे, कुछ मीटिंग में अटक जाएंगे, कुछ 5 से 4 में अटक जाएंगे, लेकिन अगर गोल बड़ा होगा तो इन सबसे आप आगे निकल पाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये दीवार सामने दिख रही है सर, मैं बोलूँ इसको तोड़ने के लिए, क्या करने के लिए? तोड़ेंगे? आवाज नहीं तोड़ेंगे, पक्का नहीं तोड़ेंगे। अब वापस बोलता हूँ, इस दीवार के पीछे 10 करोड़ रुपए पड़े हैं। कितने? अब बताओ भाई, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपने अपने जवाब को बदल दिया। और बहुत सारे लोगों ने ये भी सोच लिया कि उस 10 करोड़ से क्या करेंगे, कौन सी गाड़ी खरीदेंगे, कौन सा बंगला बनाएंगे, कहाँ जाके रहेंगे। यानी जब गोल पता होता है, जब डिसीजन पता होता है, जब ड्रीम पता होता है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी इसके लिए काम करना शुरू कर देती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आरसीएम आपको बहुत सारी चीजें देता है, लेकिन दुनिया में 90% लोग जो है वो इस सिस्टम को पैसे के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? क्योंकि उस चीज का अभाव है हमारे जीवन में, या उस चीज की कमी है, इसके लिए हम पैसे की तरफ दौड़ रहे हैं। लेकिन आदरणीय डीसी छाबड़ा सर, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर हमेशा अपने प्रोग्राम में बताते हैं, अपने गुरुकुल में बताते हैं कि पैसा जो है ना वो भूसे की तरह है। किसकी तरह है? मेन जो है वो तो चावल है सर। भाई पैसा तो आपको दूसरी जगह से मिल सकता है। आज मुझे बताइए, मेरा यहाँ पे बलरामपुर में एक सिंगल रिश्तेदार नहीं है, एक सिंगल मिलने वाले नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। लेकिन आप सब लोग अगर इकट्ठा हुए तो किस दम पे हुए सर? सिस्टम के दम पे हुए। और सिस्टम नहीं होता तो यहाँ मुझे कोई पहचानने वाला, सुनने वाला नहीं होता। तो मैं चाहूंगा एक बार सिस्टम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हुए जहाँ पे आप देख पाएंगे, ये एक नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम था जो दिल्ली में हुआ था। वहाँ पे लगभग 9000 लोग थे। कितने हजार? और 9000 लोगों के सामने मुझे और सपना को अपनी स्टोरी के बारे में, अपनी बातों के बारे में शेयर करने का मौका मिला। अगर हम अपनी लाइफ से आरसीएम को हटा दें तो 9 लोग भी हमें सुनने नहीं आएंगे। ये सिस्टम की ताकत है जिसकी वजह से सारी चीजें हो पाई है। इसी के साथ साथ अगर हम आगे देखें तो मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ चैट विद सुरेंद्र वैश्य चैनल का। अगर अभी तक आपने चैट विद सुरेंद्र वैश्य चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे इंटरव्यू जिसमें आते हैं, जिसमें बताया जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग में कौन से लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्या बोल रहे हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कितने बड़े बड़े लीडर्स काम कर रहे हैं, जो आपकी टीम में बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर करेगा। लास्ट टाइम जो एपिसोड हुआ था रत्नेश जी की वाइफ का, मैडम का हुआ था, जिसमें सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी बात की गई थी, शुभा मैम का। तो वैसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, उसको आपको देखना जरूरी है, तभी जाके आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर होना शुरू होंगे। तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारे अवार्ड यहाँ पे मिला है। जैसे हर्षवर्धन जी द्वारा एक अवार्ड मिला है, डॉक्टर सेठ जी द्वारा अवार्ड मिला है, दीपक बजाज जी द्वारा अवार्ड मिला है। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये आरसीएम लाइफ में नहीं होता तो इनमें से कोई भी लोग हमें पहचानते नहीं या हमें अवार्ड नहीं देते। इसके साथ साथ ये अभी एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था पटना में, जो चैट विद सुरेंद्र वैश्य की 5वीं वर्षगांठ थी। और वो जो ऑडिटोरियम था, ऑडिटोरियम का नाम है बापू सभागार हॉल, जिसमें कैपेसिटी है 6500 लोगों की। कितने की? 6500। हमारा टिकट कितना लगा साहब? और उधर मिनिमम एक आदमी का जो चार्ज था वो 1500 रुपये था। कितने रुपये? हम 150 में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि कितना बचेगा, कितना खर्चा होगा, है ना? और वहाँ कितना लगा था? और सिर्फ पटना बिहार से लोग नहीं आए थे, बहुत सारे लोग मुंबई से गए थे, कुछ लोग आसाम से गए थे, कुछ लोग बेंगलोर से गए थे, कुछ लोग केरला से गए थे। भाई अपना पैसा खर्च करके, अपना टाइम खर्च करके वो लोग
सिस्टम के लिए गए थे, तो डायरेक्ट सेलिंग कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हम इसको छोटा मोटा समझ रहे हैं, बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़े लेवल पे इसको काम को किया जा सकता है, लेकिन हमारी सोच जो है वो बड़ी होगी, तभी जाके हम बड़ा काम कर पाएंगे। इसका साउंड होते ना लगता बोला, ये एक अवार्ड फंक्शन हुआ था मुंबई में। तो ऐसे बहुत सारे मंच, बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज लोग या एसोसिएशन बनना शुरू हो गई है, डायरेक्शन को सपोर्ट कर रही है। अभी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग अभी समझ रहे हैं धीरे धीरे डायरेक्शन को, लेकिन अभी भी मेजोरिटी लोग जो है ना वो इस काम को काम नहीं समझते हैं। क्या नहीं समझते हैं? उनको लगता है कि भाई ये हमारा काम नहीं है, ये उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं होता है, या टोपी पहनाने वाला बिजनेस है, या लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस है। बहुत सारी मनी सर्कुलेशन कंपनी या बहुत सारी फ्रॉड कंपनी आई थी, लेकिन जब से लॉ बन गया, कानून बन गया, उसके बाद से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ गए हैं। अब अगला स्टेप है वो है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी लाएगी। जैसी रेगुलेटरी आएगी तो अनएथिकल काम करने वाले या बिटकॉइन वाले, शेयर मार्केट वाले, प्रॉपर्टी वाले, ये सारे लोग कहीं पे बंद होंगे या सारी कंपनियां बंद होगी। अगर ये सारी कंपनियां बंद होगी तो कहाँ जाएंगे? आवाज नहीं है। अच्छा, आरसीएम में आएंगे तो किसके साथ आएंगे वो? तो आपके साथ क्यों आएंगे भाई? आप जब एक्टिव रहोगे, आप जब काम करोगे तो आपके साथ आएंगे, और आप नहीं रहोगे तो। अच्छा, कितने लोग फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं? आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं? चलाते हैं? अच्छा, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि लास्ट आपने अपना फोटो व्हाट्सएप पे कब चेंज किया? क्या पूछ रहा हूँ? अपना जो फोटो लगता है ना उसको स्टेटस पे, वो कब बदला था? अगले महीने, पिछले महीने बदला था। और बाकी ने जो लग गया वो लगा हुआ है पिछले 4 साल से, 5 साल से कभी बदला। तो हम व्हाट्सएप नहीं यूज कर रहे, व्हाट्सएप वाला हमें यूज कर रहा है। क्या बोल रहा हूँ भाई? हम तो लोगों के स्टेटस देखने में बिजी है, कोई बर्थडे में गया, कोई शादी में गया, कोई कहाँ गया। आज अगर आप मीटिंग में आ रहे थे तो आपके स्टेटस पे आज का पोस्टर डलना चाहिए था कि नहीं डलना चाहिए था? आज की मीटिंग खत्म होने के बाद आज की मीटिंग का फोटो डलना चाहिए कि नहीं डलना चाहिए? डालेंगे तभी लोग आपकी एक्टिविटीज को देखेंगे, और नहीं डालोगे तो लोग दूसरे एक्टिविटीज को देखेंगे जिनके बाद लोग ज्वाइन करना शुरू करेंगे। तो ये फ्री में आपके पास एक एडवर्टाइजमेंट का मीडियम है जिससे आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज को आप बता सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया को ठीक से यूज करना शुरू करें ताकि आप बड़ा काम कर सकें। इस साल भी एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था नेक्स्ट जनरेशन का, जहाँ पे लगभग 9000 लोग मौजूद थे, और अभी विरोड़ा में हमारी एकेडमी प्रोग्राम हुई थी जिसमें भी एक ग्रोथ अवार्ड जो है वो आदरणीय मुकेश सर के द्वारा मिला गया था। हमें 84 लाख यूनिट के बाद मानव शरीर मिला है। क्या मिला सर? मानते इस बात में? कितने लोग मानते हैं? सभी मानते हैं सर? अच्छा, वो ऊपर वाला चाहता था आपको मच्छर बना के भेज सकता था। क्या बना के? और शाम को एक ताली में खत्म हो जाते हैं। क्या बनाया था इसके लिए? भाई एक जानवर भी अपना 2 टाइम का खाना खा लेता है, अपने परिवार को रख लेता है, अपना घर बना लेता है। इससे ज्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे नहीं भाई, जब तक हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं। जैसे सर ने बोला ना कि बहुत सारे लोगों के पास हम जाते हैं तो लोग बोलते हैं मरने की फुर्सत नहीं है। क्या नहीं है? अच्छा, थोड़ा सा इस डायलॉग को अगर इलैबोरेट करें, मरने की फुर्सत नहीं है, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है कि मैं मरना चाहता हूँ लेकिन इसके लिए भी मेरे पास टाइम, यही तो बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? तो भाई ये बोली दे तो उसको, ताकि काम खत्म हो जाए। भाई अगर आपके पास मरने की फुर्सत नहीं है तो ये अचीवमेंट है या प्रॉब्लम है? आवाज नहीं आई। अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके पास समय किस किस के लिए नहीं है? अपने लिए नहीं है, अपने परिवार के लिए नहीं है, अपने देश के लिए नहीं है, अपने बच्चों के लिए नहीं है। तो मार्केट में जहाँ पे भी आप जाओगे ना, वहाँ पे आप, अगर आपको पैसा मिल रहा है तो समय नहीं मिलेगा, समय मिल रहा है तो पैसा नहीं मिलेगा, समय और पैसा है तो सुरक्षा नहीं मिलेगी। लेकिन आज से देख लो तो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तीनों चीजें आपको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको काम करना करेंगे सर। तो हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था हमें केवल जीवन रहने के लिए साधन प्रदान करती है। जैसे कि हम अगर नौकरी कर रहे हैं तो हम वो लूप में फंस गए हैं। सुबह उठते हैं, टिफिन लेके जाते हैं, दोपहर में टिफिन खाली करते हैं, शाम को घर आते हैं, फिर सुबह ऑफिस जाते हैं, फिर टिफिन खाली करते हैं, फिर घर आते हैं। इसके अलावा कुछ करते हैं? अगर कोई व्यवसाय कर रहा है, दुकान चला रहा है तो वो सुबह उठता है, दुकान खोलता है, फिर दोपहर में खाना खाता है, फिर दुकान बंद करता है, फिर बोलता है, फिर खाना खाता है, फिर दुकान बंद करता है। इसके अलावा नहीं करता है। खेती बाड़ी के काम में भी वो खेती के काम में ही फंसे हुए हैं, वो आगे
नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्लस ये तीनों काम में धीरे धीरे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। आप बोलते रहेंगे तो पड़ोसी को नींद नहीं आएगी, और पड़ोसी सोएगा ना तो आपको भी सुला देगा। ये तीनों काम में आने वाले टाइम में चैलेंजेस बढ़ेंगे और आने वाले टाइम में और ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। जैसे अगर हम नौकरी की बात करें तो फ्यूचर में आज हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, कि हो सकता है कि आपका बच्चा जिस प्रोफेशन में पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज ले रहा हो, जैसे उसकी कॉलेज खत्म होगी वो नौकरी खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जैसे अगर हम 2 साल पहले इंडियन रेलवे का एक आर्टिकल पढ़ेंगे तो भारत रेल ने 2 साल पहले 54 पोस्ट 54 पोस्ट को ही खत्म कर दिया। क्या कर दिया? अरे 54 लोगों को नहीं निकाला, पोस्ट ही खत्म कर दी। यानी एक साथ लाखों लोग बेरोजगार हो गए। भाई पहले अगर आप स्टेशन पे देखते थे ना, पहले झाड़ू मारने वाला अलग होता था, पोछा मारने वाला अलग होता था, कचरा इकट्ठे करने वाला अलग होता था। अब एक मशीन आ गई है जो झाड़ू पोछा सूखा सब एक साथ देती है। तो कितने लोग बेरोजगार हो गए? अच्छा, बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं जहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ आ गई है जिसमें ड्राइवर ही नहीं है। क्या नहीं है? आप खाली गाड़ी को बताओ कहाँ जाना है, गाड़ी ऑटोमेटिक आपको लेकर जाएगी। अभी हमको थोड़ा सा अचंभा लग रहा हो, लेकिन हो सकता है 5-10 साल बाद इंडिया में भी ड्राइवरलेस कारें आ जाए। अच्छा, जैसी ड्राइवरलेस कारें आएंगी तो कहाँ से ड्राइवर गायब होंगे? भाई ऑटो से चले जाएंगे, कार से चले जाएंगे, ट्रक से चले जाएंगे, ट्रेन से चले जाएंगे, मेट्रो से चले जाएंगे, प्लेन से चले जाएंगे, सबसे चले जाएंगे सर। तो कितने लोग इस साल बेरोजगार हो रहे हैं? आज बहुत सारे लोग फूड डिलीवरी का सर्विस कर रहे हैं। हो सकता है कल से ड्रोन से डिलीवरी हो जाए तो आदमी की जरूरत ही नहीं पड़े। अच्छा, हमें लग रहा है कि सर मशीनें जो है यार एक आम आदमी की ही नौकरी लेने वाली है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जब भी हम बीमार गिरते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं सर, जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? आपको पूछता है कि आपको कहाँ दुख रहा है, क्या हो रहा है। आप उनसे सर पेट में दुख रहा है तो एक टेस्ट का नाम लिख के देता है, आपको टेस्ट करा के आते हो तो डॉक्टर टेस्ट को देखता है या रिपोर्ट को देखता है, उसके बाद दवाई देता है। अब ये सारा डेटा एक रोबोट में, एक मशीन में फिट किया जा रहा है इसमें। तो भविष्य में आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आप वो रोबोट के पास जाओगे तो बोलोगे पेट में दुख रहा है। क्या बोलोगे? बोलो भाई। तो रोबोट में से एक अंदर से चिट्ठी निकलेगी, ये टेस्ट करा क्या हो। आप वो टेस्ट करा क्या होगे, रोबोट को टेस्ट दिखाओगे, रोबोट वो टेस्ट को स्कैन करेगा और अंदर से एक चिट्ठी और निकलेगी, ये सुबह लेना है, दोपहर में लेना, और ये डॉक्टर का क्या होगा? खत्म हो जाएगा। भाई जिस प्रोफेशन में 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ सीखने में लगते हैं, उनकी नौकरी की गारंटी तो क्या हमारी नौकरी रहेगी? क्या कोई गारंटी नहीं। लेकिन भारत का आदमी क्या पता आपको कि जब तक सब नहीं चला जाता तब तक काम पे नहीं लगता है। अभी हम बहुत सारे लोगों को समझा रहे हैं कि भाई अभी से करना शुरू कर दो तो आपके जॉब के साथ इसको आप स्केल अप कर सकते हो, आप उसमें टाइम दे सकते हो। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग समझ, लेकिन जो जल्दी समझ जाएंगे वो आगे बढ़ जाएगा। तो आप सब लोग आगे निकलने वाले हैं कि रहने वाले हैं? पक्का निकलने वाले हैं। दूसरा अगर हम देखिए व्यापार की बात करें तो व्यापार में अगर हम देखेंगे तो बड़े बड़े प्लेयर छोटे छोटे काम कर रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? बड़े बड़े उद्योगपति छोटे छोटे काम कर रहे हैं। आजकल सब्जियां कौन बेच रहा था? अंबानी बेच रहे हैं। कौन बेच रहे हैं? तो अंबानी ज्यादा सस्ता बेच पाएंगे कि हम? यानी हम इतने बड़े उद्योगपति के सामने टिकने वाले नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मेरे मुंबई में घर पे ट्यूबलाइट चली गई, ट्यूबलाइट नहीं चल रही, खराब हो गई। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। क्या ऑप्शन था? पहला ऑप्शन कि नीचे इलेक्ट्रिक की कोई दुकान पर जाके ट्यूबलाइट खरीद के लेके आओ। लेकिन मैंने मोबाइल पे ऐड देखा है कंपनी का, वो बोल रहे हैं कि भाई 10 मिनट में सामान घर पे देंगे। कितने मिनट में? तो मैंने उससे ऑर्डर किया, 10 मिनट में ट्यूबलाइट घर पे आ गई। कितने मिनट में? 10 मिनट में। और दुकान वाले से सस्ती आ गई। जिससे अब आप दुकान लेके बैठे हो और आज की जनरेशन मोबाइल में बिजी है, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर करेगी कि आपके पास आएगी? अच्छा, ग्राहक अपना फायदा देखेगा कि आपका फायदा देखेगा? अच्छा, दुकान वाला महंगा क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है, दुकान का भाड़ा देना है, शॉप का रेंट देना है, इलेक्ट्रिक का बिल देना है। लेकिन ऑनलाइन वाला सस्ता क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसको कोई भी ये खर्चे मैनेज नहीं करने। तो आगे चल के अगर आपको कोई भी चीज चाहिए होगी, अभी आपकी आदत डेवलप की जा रही है कि आप घर बैठे ऑर्डर करो। भाई जियो ने 2 साल आपको नेट फ्री दिया। कितने साल दिया सर? आपको आदत लग गई। सबसे महंगा प्लान जिसका है यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे?
वैसी आपकी आदत डेवलप की जा रही है। आने वाले टाइम में उद्योग या बिजनेस करना एक आम आदमी का काम नहीं रह जाएगा। और आज के डेट में पैसा लगा के काम करने वाला काम चला गया। खेती बाड़ी वाला काम करेंगे सर, खेती वाले काम में बहुत मेहनत वाला काम होता है और सारा डिपेंड होता है टेम्परेचर के ऊपर, बारिश के ऊपर, बाकी सब चीज़ों के ऊपर। प्लस खेती का काम भी जो है वो टेक्नोलॉजी से ड्रिवन हो गया है। अगर आप अभी भी मजदूर को लेके काम कर रहे हैं तो वो उसको फसल काटने में 1 हफ्ता लगता है, कितना? लेकिन गांव में एक गाड़ी आती है, एक मशीन आती है जो पूरे गांव की फसल 1 दिन में काट के चली जाती है। कितने दिन में? 1 दिन में। और आप नहीं यूज़ करोगे तो वो यूज़ कर रहे हो आगे बढ़ेंगे, उनका माल पहले पहुँच जाएगा। प्लस खेती के काम में कोई मोनोपोली नहीं है या बिजनेस में भी कोई मोनोपोली नहीं है। मोनोपोली नहीं होने का मतलब ये है कि ग्राहक बने हुए नहीं है। आज अगर आपने कोई किराने की दुकान खोली है और आपके पास 100 कस्टमर आए हैं तो ये गारंटी है कि अगले महीने वो 100 कस्टमर आपके पास ही आएंगे? कोई गारंटी? खेती के काम में जो फसल आपकी हुई है, जिसने फसल ली है, क्या अगली बार वो भी फसल वो आपकी लेगा, वो गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। भाई आशीर्वाद का आटा तो हर दुकान में मिलेगा, क्या बोल रहा हूँ मैं? आरसीएम का आटा नहीं मिलेगा, आरसीएम में ही मिलेगा। तो यहाँ पे मोनोपोली जो है वो क्रिएट होना शुरू होती है, जिससे आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, हम ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे। आरसीएम के होने से भी जीवन में क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे लोगों के जो कोई 2 साल से कर रहा होगा, कोई 5 साल से कर रहा होगा, कोई 10 साल से कर रहा होगा, अभी भी पिन चेंज नहीं हुई है, लेवल बदला नहीं है, तो उनके दिमाग में ख्याल आता है यार हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा आरसीएम के होने से या नहीं होने से। लेकिन जब हम ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, इन्हें फर्क पड़ा है तो आपको भी पड़ेगा। ये एग्जाम्पल है रणजीत सिंह महतो जी का, जो बिहार के एक छोटे से गांव में रहते हैं। और इनका आरसीएम के पहले का फोटो आप देख सकते हैं, आरसीएम के साथ वाला फोटो देख सकते हैं और आरसीएम के आगे भी साथ में काम कर रहे हैं उसके साथ वाला फोटो देख सकते हैं। ये स्टार एमिनेंट लेवल पे है। कौन से लेवल पे है? इसके वीडियोस आपको जो यूएस का चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, पूरी स्टोरी के बारे में आपको सर्च करने मिल जाएगा। ये जब इनके जीवन में परिवर्तन हो सकता है तो हमारे जीवन में नहीं हो सकता क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसी के साथ अगला एग्जाम्पल देखेंगे, ये है मिस्टर सुनंदा सिंह। ये स्टार मूवी लेवल पे है। कौन से लेवल पे है? आरसीएम के पहले वाला फोटो, आरसीएम के साथ रहने वाला फोटो और आरसीएम के बाद वाला फोटो भी आप साथ में देख पाएंगे। इन्हें जानते हैं सर? क्या नाम है सर? तो आवाज नहीं आई। डॉक्टर सुरेंद्र बस्तर। एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये आरसीएम के पहले वाला फोटो, आरसीएम के बाद जुड़ने वाला फोटो, आरसीएम के साथ वाला फोटो। पिछले महीने सर पूरे महीने, क्या बोल रहा हूँ मैं? पूरे महीने यूरोप टूर पे थे। इधर थे यूरोप। जब मैं बोलूँ कि सर 1 महीना घूमने चलो मेरे साथ, आओगे? क्यों? दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे कि 1 महीना जाएंगे तो बच्चों को संभालेगा, खर्चे कैसे चलेंगे, जहाँ काम कर रहे हैं वो उसका निकाल दे, या धंधा दुकान बंद करेंगे तो सेलिंग नहीं होगी, ग्राहक कहेंगे डाइवर्ट हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे ख्याल अपने दिमाग में आएंगे। लेकिन सर पिछले महीने पूरे 1 महीने पूरे परिवार के साथ यूरोप टूर पे थे और आरसीएम का कमीशन बढ़ के आ रहा है, कम होकर नहीं है। तो ऐसा लाइफ चाहिए कि नहीं चाहिए? ये पूरी जिंदगी सिर्फ शटर ऊपर शटर नीचे, डब्बा खाली डब्बा भरो, ये करना है? चाहिए कि नहीं चाहिए सर? तो चाहिए तो उतनी संघर्ष, उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। बहुत सर अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो ट्रेन में ट्रैवल करते थे ना तो बहुत बार जब इनिशियल लेवल होता था स्टार्टिंग के टाइम में तो पैसे नहीं हुआ करते थे, तो टॉयलेट के बाजू में पेपर बिछा के सोए हैं। अच्छा, हम सब बस सर बनना चाह रहे हैं लेकिन हम बस सर जैसी मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। क्या नहीं करना चाह रहे? तो कैसे पहुंचेंगे सर? भाई आज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। और हमें से बहुत सारे जो बच्चे होंगे ना वो लोग कहीं भी सोच रहे होंगे कि हम सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहेंगे, सचिन तेंदुलकर जैसा नेम फेम सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने जो रात को 3 बजे उठकर जो प्रैक्टिस की है, जो मेहनत की है, वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो करना पड़ेगा। जो नहीं करेंगे तो होने वाला नहीं है। करेंगे सर? अगला नाम आप चैट में सुरेंद्र बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला नाम देख पा रहे सर? क्या नाम है सर? आवाज नहीं आई सर। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार मैंने आरसीएम के पहले वाला फोटो, आरसीएम के साथ वाला फोटो और आरसीएम के जुड़ने वाला फोटो आप देख पाएंगे। सर ने अपने बहुत सारे ऑडियो मेरे वीडियो में बताया है कि सर की जो पहले महीने की सैलरी थी वो थी 750 रुपये। कितने रुपये? आवाज नहीं है। और इस साल सर ने भिलवाड़ा में एक बड़ा बंगला बनाया है जिसकी लागत है 25 करोड़ रुपए। कितने? 25 करोड़। आवाज नहीं है।
अच्छा, एक 750 रुपये वाला जो नौकरी या कमाने वाला व्यक्ति 25 करोड़ के घर के बारे में सोच सकता है क्या सर? अपने जीवन में अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों तक भी वो कभी सोचने वाला नहीं है। अगर ये पॉसिबल हुआ तो किसकी वजह से हुआ सर? आवाज नहीं आई सर, आवाज नहीं आई सर। तो आप भी पाना चाहते हैं कि नहीं पाना चाहते? तो आपको भी सिस्टम की तरह काम करना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर हम देखें तो ये जो आपको स्टार्टिंग में प्लान में बताया गया था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और आरसीएम में क्या डिफरेंस है, या आरसीएम कैसे पैसा क्यों देता है, या क्या आपको बेनिफिट जो है वो दे पा रहा है, तो ये इसमें है। इसको और अपने सीनियर अपने के साथ आप बात करके इसको समझ सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के फायदे क्या है? तो सबसे पहला फायदा ये है कि आप एक उपभोक्ता के रूप में इसमें शुरुआत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जैसे ही बिजनेस का नाम आता है, व्यापार का नाम आता है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। पैसे लगाने पड़ेंगे, दुकान खोलनी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, या मीटिंग में आना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन बहुत ईजी स्टेप है कि एक उपभोक्ता की तरह आप इसमें काम को शुरू कर सकते हैं। यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ या डेली जो खर्चे हैं उसके साथ आप काम को शुरू किया जा सकता है। अब ये हमारे लिए प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। क्या बोल रहा हूँ? प्लस पॉइंट इसलिए है कि भाई इजी है ज्वाइन करना, तो सब लोग ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे? तो इजी है, सब लोग ज्वाइन करेंगे, तो हो सकता है कि मैक्सिमम लोग छोड़ भी दें। क्या कर ले? तो अगर हम पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड अगर देखेंगे, अगर आप 6 महीने में 100 ज्वाइनिंग कराते हैं, कितने? तो उसमें से 90 लोग वापस परचेज ही नहीं करते। कितने? तो उसका कारण क्या? ये सबसे बड़ा है। क्या? ये ज्वाइनिंग बहुत ईजी है। ये अगर आपको बोला जाता है कि भाई साहब एक फैक्ट्री लगाओ, क्या लगाओ? फैक्ट्री। कभी आपको आरसीएम में ज्वाइनिंग देंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और आप महीने 2 महीने में छोड़ते नहीं। आप 2, 4, 5 साल में देखिए बस काम करना या बंद करना शुरू नहीं करते। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो हमें इससे जो लोग आ रहे हैं ना, उसके बाद उसको रोकने वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा, या ट्रेनिंग बनानी पड़ेगी, ताकि लोग सीखे रहे या सिस्टम में आगे बढ़ना शुरू हो। दूसरा, सर्वोत्तम गुणों वाले प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन में, लॉ में लिखा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग में जितनी भी कंपनी काम कर रही है, उनको सभी कंपनी को 30 दिन की मिनिमम गारंटी देनी है। कितने दिन की? अच्छा, किसमें लिखा है? कानून में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? डायरेक्ट सेलिंग के लॉ में लिखा हुआ है। अगर कंपनी नहीं मानेगी तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं या कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कंपनी को वो रूल मानना ही पड़ेगा। अच्छा, कंपनी अगर कोई भी प्रोडक्ट खराब बनाएगी तो नुकसान किसका? क्यों? क्योंकि वापस भी लेना है, तो साथ साथ हमारी गुडविल या हमारा जो नाम है वो भी खराब होने वाला है। इसके लिए सारे जो प्रोडक्ट है वो आपको मार्क रहेंगे। कुछ प्रोडक्ट में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन आप उसको दे सकते हैं 30 दिन के अंदर। इसके साथ साथ न्यूनतम लागत से व्यवसाय की शुरू करने का अवसर, बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ या मिनिमम पैसे के साथ आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। या अगर आप इसको ऐसे समझे कि आपके पास जो चीज़ें हैं उससे आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। जब भी हम मार्केट में कोई व्यवसाय या व्यापार करने जाएंगे तो हमें दुकान लेनी पड़ेगी, माल कहाँ बिकेगा, माल कहाँ से लाना है, दुकान का भाड़ा, स्टाफ का खर्चा, लाइट का बिल, ये सब चीज़ें देखनी होगी कि नहीं होगी? लेकिन आज से में कोई चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक हाउसवाइफ है, एक गृहिणी है, तो घर से इस काम को शुरू कर सकते हैं। आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब के साथ इसको शुरू कर सकते हैं। आप अगर व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय के साथ इसको शुरू कर सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पढ़ाई के साथ इसको शुरू कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा मौका है कि हम इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। जीवन बदलने वाली शिक्षा की प्राप्ति यहाँ पे होती है। जीवन बदलने वाली क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि बहुत सारे जगह पे बहुत सारी कंपनियां सिर्फ पैसा कमाना सिखाती है। क्या सिखाती है? लेकिन आपको लोगों को कैसे रिस्पेक्ट करना है, कैसे बात करना है, एकजुट रह के कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ये पैसे देके भी सिखाई नहीं जा सकती, यहाँ पे सिखाई जाती है। जाती कि नहीं जाती? तो आपको सिर्फ पैसे से ही नहीं, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, एक अच्छा व्यक्ति कैसे बनना है, उसके बारे में भी आपको ट्रेनिंग और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। सबको समान अवसर मिलता है, समान अवसर मिलता है। जैसा कि विनय सर ने आपको एक चीज़ बताया, अमित सर ने, कि एक जो व्यक्ति है वो कोई काम कर रहे हैं, एक उससे बड़े लेवल पे है। जैसे एग्जाम्पल हमारे मुंबई में जब भी प्रोग्राम होता है ना, तो स्टेज पर जब हम रॉयल्टी चेक बनाते हैं तो उसी स्टेज पे आपको रॉयल्टी चेक स्टेज पे दिखेगा कि एक आदमी बोलता है मैं सब्जी बेचता हूँ। क्या बोलता है? एक आदमी उसी स्टेज पर आपको दिखेगा तो बोलता है मैं समोसा बेचता हूँ। क्या बेचता हूँ? देखिए आदमी आपको उस स्टेज पे दिखेगा तो बोलेगा कि भाई मेरा मेडिकल है, मेरा दुकान है। एक ही स्टेज पे आपको दिखेगा तो बोलेगा सर मैं डॉक्टरी करता हूँ या मेरा क्लिनिक है। अच्छा, किसी एक स्टेज पे आपने डॉक्टर को, सब्जी वाले को, स्टेज वाले को एक स्टेज पे देखा है कभी? मार्केट में सारे स्टेज अलग अलग बने हुए हैं, नहीं बने हुए?
लेकिन आरसीएम आपको एक मौका देता है कि यहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, इक्वली देखा जाता है। आप में कितनी प्रतिभा है, आप में कितना नॉलेज है, उसके साथ आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ सुरक्षित जीवन शैली बनाने का अवसर। तो अभी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे कि उनके परिवार नहीं रहने के बाद भी उनकी फैमिली को वो जो सिक्योर इनकम है वो ट्रांसफर हो रही है, सिक्योर इनकम उनको दी जा रही है। मार्केट के किसी भी काम में कोई गारंटी नहीं है कि आपके बच्चे उस काम को संभालेंगे, नहीं संभालेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप डॉक्टर है, क्या है, और कल खुदा का खास्ता आपके हाथ पैरालिसिस हो गए या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, आप काम के लायक नहीं रहे, तो आप वो अपनी डॉक्टर की जो डिग्री है वो अपने बच्चे को दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? उसको भी क्या करना पड़ेगा? इतनी ही पढ़ाई करनी पड़ेगी तब जाकर वो डॉक्टर की डिग्री जो है वो उनको मिल पाएगी। लेकिन आरसीएम आपको मौका देता है कि आप जहाँ यूनिवर्सिटी छोड़ के जाएंगे, आपकी आने वाली जो जनरेशन है या आपकी जो नॉमिनेशन है वो उसको वहीं से स्टार्ट करने का शुरू करेंगे। मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल दूँ, मेरे जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल आपको आरसीएम में मिलेंगे जिनको सुरक्षित आय जो है वो मिलती है। राष्ट्र विकास में हमारा योगदान है। क्यों योगदान है? क्योंकि आरसीएम में जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसका पक्का बिल आपको मिलता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? 2 रुपए का शैम्पू भी लोगे तो उसका पक्का बिल मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? अच्छा, मार्केट में जो भी सामान आप लेके आए बच्चों की दुकान से, बहुत टाइम में हम बिल ही नहीं लेते हैं, तो पता नहीं वो प्रोडक्ट असली है नकली है, तो कंपनी के पीछे के रास्ते से आया, कहाँ से आया हुआ है। अगर आप आरसीएम में जुड़ने के बाद सिर्फ आरसीएम के सामान को भी यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम देश के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स जाएंगे और प्रॉपर पैसा जाना शुरू होगा। आज हम यहाँ क्यों आए हैं? सवाल है सर आप सबके लिए। आरसीएम सीखने के लिए और जीवन को रिस्टार्ट करने के लिए, ताकि हम काम तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं लेकिन सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, सही तरीके से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग के आंकड़े अगर हम देखेंगे तो एक वेबसाइट है WFDS वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसके मुताबिक अगर हम देखें तो पिछले साल लगभग 16 लाख करोड़ की सेल हुई सर। कितने की? आवाज नहीं है, पीछे वाले लोग नहीं बोल रहे। 16 लाख करोड़ बोलने में कितना समय लगा? अच्छा, जिनके पास मोबाइल कॉपी डायरी पेन है वो लिखो सबसे पहले, या मोबाइल में नोटपैड खोलो या कैलकुलेटर खोलो, सबसे पहले लिखो 16, क्या लिखो? 1 और 6 लिखा सर। उसके पीछे लगाओ लाख के 0। लाख में 0 कितने होते हैं? गिनो, निकाय लाख सैकड़ा हजार उसको नहीं पता कितने होते हैं? 5। 16 लिखना है, 5 0 लगाना है। उसके बाद करोड़ में 0 कितने होते हैं? 0। करोड़ में 0 कितने होते हैं? 8 होते हैं। वापस गिनो एक बार, वापस गिनो भाई, करोड़ गिनो ना, इकाई लाख सैकड़ा हजार गिनो, कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? तो पहले 16 लिखना है, फिर 5 0 लगाना है, फिर उसके बाद 7 0 और लगाना है। अब आपको हिंदी, इंग्लिश, बिहारी, यूपी जिसमें भी गिनती आती है तो पीछे से गिनना शुरू करो। गिनो 7 तक गिनती आती है आपको। जितनी हमें गिनती नहीं आती ना, उतने लाख करोड़ का वेबसाइट तो पहले से डायरेक्ट सेलिंग का पूरी दुनिया में हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा था? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वेबसाइट बोल रही है, शामिल बोल रहे हैं। और लगभग 170 देशों में काम किया जा रहा है। कितने देशों में? तो जब इतना बड़ा काम हो रहा है, इतने बड़े लेवल पे किया जा रहा है, इतने सारे देशों में किया जा रहा है, तो काम सही होगा तभी तो किया जा रहा था, नहीं तो कब तक बंद हो जाता है। बाकी दुनिया में दूसरे देशों में नहीं चलता है ना। और अगर हम आंकड़ा देखेंगे भारत में, तो पिछले साल से इस साल का जो भारत का डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है वो लगभग 12% से बढ़ा है। कितने परसेंट से? यानी भारत के लोग डायरेक्ट सेलिंग को समझ रहे हैं, काम को समझ रहे हैं और धीरे धीरे एज ए करियर में इसमें लेना शुरू कर रहे हैं। तो हम भी अगर काम करना शुरू करेंगे तो हमें बहुत सारे रिपोर्ट मिल पाएंगे। अभी अगर आप ये रेशियो देखेंगे तो इसमें रेशियो दिखा रहा है मेल और फीमेल का, यानी पुरुष और महिलाओं का, जिसमें ग्रीन वाली जो लाइन है वो महिलाओं की लाइन है और ब्लू वाली जो लाइन है वो पुरुषों की लाइन है। तो पुरुषों का जो परसेंटेज है वो डायरेक्ट सेलिंग में भागीदारी कम है और महिलाओं की ज़्यादा है। पूरी दुनिया का डेटा है, वर्ल्ड का डेटा है, लेकिन भारत में ये रिपोर्ट उल्टी है। क्या है? पुरुष ज़्यादा है और महिलाएं कम है, क्योंकि हमारा कल्चर ही वैसे डेवलप हुआ है कि हो सकता है कि महिलाओं को उतने मौके नहीं मिले। लेकिन अब धीरे धीरे समाज बदल रहा है, धीरे धीरे लोगों की सोच
बदल रही है। तो आपके पास एक बड़ा मौका है कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम जितनी ज़्यादा महिलाओं को इन्वॉल्व करेंगे उतना बड़ा काम या उतनी स्पीड से हमारा जो काम है वो बढ़ सकता है। बढ़ाना चाहते हैं कि बढ़ाना चाहते हैं? अच्छा, एक और एक कितने होते हैं साहब? एक और एक कितने होते हैं? 1 + 1 2 होते हैं ना। लेकिन अगर आप हस्बैंड और वाइफ मिलकर अगर काम करेंगे तो 1 और 1 2 नहीं होंगे, 1 और 1 11 होंगे। यानी उतने स्पीड से आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। विश्व में भारत का जो स्थान है वो अगर आप देखेंगे तो लगभग 11वें स्थान पे हम हैं और 8.3% की CAGR से डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है। 8.3% का मतलब ये है कि 3 साल के औसत जो एवरेज बिजली है वो 8.3% है। तो बहुत बड़ा मौका हमारे पास है। अगर हम देखेंगे तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग का जहाँ बिजनेस होता है ना उसका नाम है अमेरिका। क्या नाम है? अमेरिका की अकेले देश की जो सेल है पूरे साल की वो लगभग 4 लाख करोड़ की है। कितने की? आवाज नहीं है। और हमारी इंडिया की यानी भारत की जो सेल है डायरेक्ट सेलिंग की वो लगभग 28,000 करोड़ की है। कितना हज़ार करोड़ की? अमेरिका की कितनी? और भारत की कितनी? 28,000 लाख नहीं, 28,000। अगर हम देखें तो हमारी जो आबादी है वो अमेरिका से 13 गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा? और हमारे यहाँ पे अभी तक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बहुत कम हो रहा है। अब इसमें 2 टाइप वाले लोग होंगे। एक व्यक्ति को होगा तो नेगेटिव सोच वाला होगा, वो क्या सोचेगा? लगता है भारत में कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा है। और दूसरा होगा पॉजिटिव सोच वाला कि लगता है अभी तक मार्केट में या लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है, सही जानकारी नहीं पहुंची और पूरा मार्केट आवाज नहीं आई सर, आवाज नहीं आई सर, तो खाली समझेगा वो काम करेगा। जिसको करना ही नहीं है उसको आप कितना भी कुछ भी कर लो, मेरे को करने वाला नहीं है। तो आपके पास मौका है कि अगर बलरामपुर में बिजनेस बहुत कम है ना तो ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव बात है कि अगर हम स्टार्ट करेंगे तो पूरे बलरामपुर का बिजनेस किसके नीचे होगा सर? हमारे नीचे होगा कि नहीं होगा? हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें मौके का वेट नहीं करना है कि माहौल बनेगा तब करेंगे, स्टार्ट होगा तब करेंगे। भाई एक बार सारी चीज़ें जांच लो कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कितना बड़ा काम हो सकता है, आरसीएम क्या है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितने प्रोडक्ट है, नहीं है। लेकिन एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो उसके बाद पीछे मुड़ के देखना नहीं है, नहीं तो आपका ही टाइम वेस्ट होने वाला, काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। ये अलग अलग प्रोडक्ट की कैटेगरी है जिसमें डायरेक्ट सेलिंग की प्रोडक्ट की सेलिंग होती है। जैसे कुछ वेलनेस के प्रोडक्ट है, कुछ ब्यूटी के प्रोडक्ट है, कुछ होम केयर के प्रोडक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरी वाले प्रोडक्ट हैं। जनरली अगर आप देखिए जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती है ना, जो पूरे दुनिया की अगर मैं बात करूँ तो कुछ कंपनियां जो है वो पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर को लेकर काम करती है। जैसे कोई कंपनी है जो सिर्फ ब्यूटी के प्रोडक्ट बेचेगी, कोई कंपनी है जो सिर्फ वेलनेस के प्रोडक्ट बेचेगी। तो अगर आप किसी ब्यूटी के प्रोडक्ट में अगर ज्वाइन हुए हैं तो अगर आपको आटा तेल नमक चाहिए तो कहाँ से लाना पड़ेगा? बाजार से लाना पड़ेगा। अगर आपको वेलनेस के प्रोडक्ट लाने हैं तो कहाँ से लाने पड़ेंगे? लेकिन अगर आपने आरसी में ज्वाइन किया तो कहीं पे बाहर लाने की जरूरत नहीं है, आपको सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट एक ही मिल जाएंगे। भारत में डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्यों उपयुक्त है? क्यों है? तो सबसे बड़ा रीजन कि हमारी जो देश की जनसंख्या है वो लगभग 145 करोड़ की है। कितने करोड़ की है? और मई की रिपोर्ट के हिसाब से भारत दुनिया में पहले नंबर पे है। कौन से नंबर पे? इसमें तो अच्छी बात है, किसी में तो पहले नंबर पे है। इसके साथ साथ एक आम आदमी हमेशा प्रॉब्लम की तरह सोचता है कि आबादी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, नौकरी कम होगी या व्यवसाय में मौका नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम की तरह हम सोच रहे हैं। लेकिन हम प्रॉब्लम की तरह सोच रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया भारत को एक ग्लोबल मार्केट की तरह देख रहा है। इसी तरह भाई बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आके फैक्ट्री खोलना चाहती है। क्या खोलना चाहती है? क्यों? जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो इजीली कोई भी चीज़ों को बेचा जा सकता है, सेलिंग की जा सकती है, मार्केटिंग की जा सकती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मुझे अभी ये पेन बनाना है। क्या बनाना है? तो मुझे रॉ मटेरियल क्या चाहिए? प्लास्टिक चाहिए। क्या चाहिए? तो आपको अगर नेटवर्क बनाना है, टीम बनाना है तो रॉ मटेरियल क्या है? क्या है? और हमारे पास लोगों की कमी नहीं है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या पता आपको कि हम गिने चुने 10-20 लोगों से ही मिलते हैं। कितने लोगों से? और बहुत सारे लोग तो 4-5 में ही अपनी कहानी खत्म कर देते हैं। कितने में? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहले आदमी से आपने मिले और उन्होंने मना कर दिया, दूसरे से मिले मना कर दिया, तीसरे से मिले तो आप अपना बोझा बिस्तर पैक करके और रेगुलर काम पे चले जाते हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम है लोगों को समझाना, लोगों तक अपनी बात को रखना। ज्वाइन करे नहीं करे वो उनकी इच्छा। भाई पहले भी तो मना था,
हम अपनी लिस्ट ही नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते भाई? आरसीएम में 6 बेसिक्स लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने तो रट रखा है। क्या कर रखा है? लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा सर। भाई एक आदमी की अगर 100 लोगों की लिस्ट बनती है, कितने लोगों की? 9। और आपकी टीम में अगर 10 लोग ज्वाइन करते हैं, कितने लोग? तो कितने लोग हो गए? 1000 लोगों की लिस्ट हो गई आपके पास। लेकिन अगर पहले नहीं 100 की लिस्ट नहीं बनाई तो वो 10 भी लोगों की लिस्ट बनाने वाले नहीं। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने अपनी लिस्ट बना रखी है? सबने बना रखी है। तो सब रॉयल्टी पे होने चाहिए, सब टेक्निकल पे होने चाहिए। भाई लिस्ट अगर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं बनाई है तो काम होने वाला नहीं है। आपको लिस्ट बनाना है और लिस्ट बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, भाई मोबाइल फ़ोन में सबका नाम नंबर लिखा हुआ है। किसी के मोबाइल में 100 नंबर होंगे, किसी के 200, किसी के 300, किसी के 500। मेरे मोबाइल में देखोगे तो 10,000 नंबर है। कितने हज़ार? 10,000। आपके मोबाइल में तो 200-500 तो होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, सिंपल एक तरीका और अपनाते हैं कि बाई चांस समझिए कि आपके परिवार में शादी है, क्या है? अपने बच्चे की शादी है। कितने लोगों को बुलाओ? 50 लोगों को बुला लेंगे। कितने लोग बुलाओ? कम से कम 500 की लिस्ट बनेगी, है ना? अच्छा, कोई अगर उसमें नाम अगर आप छोड़ देते हैं या कोई बाई चांस छूट जाता है तो आपके दिमाग में आएगा ना, यार फलाने को छोड़ देंगे, यार बुरा मानेंगे, बताएंगे यार बेटे की शादी हो रहा है, हमको नहीं खिलाया। तो जब हम आरसीएम की लिस्ट बनाते हैं तो गलती से क्यों करते हैं? भाई समझिए एग्जाम्पल कि मेरे मामा नागपुर रहते हैं, कहाँ रहते हैं? और मैंने आरसीएम ज्वाइन किया तो मामा को आपको सपना आने वाला आरसीएम ज्वाइन किया नहीं। जब मैं बलरामपुर पहुँच सकता हूँ, मैं गोंडा जा सकता हूँ, मैं यूपी जा सकता हूँ, मैं बिहार जा सकता हूँ, मैं कर्नाटक जा सकता हूँ, तो आपके मेरे मामा के पास कोई ना कोई जाएगा कि नहीं जाएगा? मामा किसका जाए? दूसरे के नीचे चलेगा क्या? किसके नीचे आना चाहिए? तो मेरे नीचे आने के लिए नाम कहाँ होना चाहिए? और लिस्ट में नहीं हुआ तो काम होने वाला, मामा दूसरे के नीचे जाएगा। हमारी टीम में बहुत बार ऐसा हुआ, चाचा अलग टीम में, भतीजा अलग टीम में। कर लो, क्या करोगे? क्या करोगे? क्योंकि आपने बताया ही नहीं ना था। बताओगे तभी तो मालूम पड़ेगा, नहीं बताओगे तो मालूम पड़ने वाला नहीं है। तो लिस्ट पे वर्किंग होनी चाहिए और जिन लोगों की लिस्ट आज बन जाएगी, क्या बोल रहा हूँ मैं, वो बन जाएगी, नहीं तो बनने वाली। भाई बहुत सारे लोग मेरे साथ टाइम नहीं है, क्या नहीं है? तो रात को अगर 11 बजे सोते हो तो आज 12 बजे सोना है। कितने बजे सोना है? 12 बजे सोते हो तो आज 1 बजे सोना है। लेकिन इस काम को आज भी खत्म करना है और आज ही आपकी लिस्ट बननी चाहिए। बनाएंगे सर? भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन सी? आवाज नहीं है सर। और आपने बता रहे हैं कि बहुत जल्दी भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। कौन सी? तो जब भारत में सारा व्यवसाय बढ़ रहा होगा, सारा काम बढ़ रहा होगा, तो डायरेक्ट सेलिंग का काम क्यों नहीं बढ़ेगा सर? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई एकलौता डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ या गवर्नमेंट के प्लान के साथ अलाइन है। भाई भारत सरकार ने डिजिटल पेमेंट लाया नहीं लाया? तो आरसीएम तो स्टार्टिंग डे से डिजिटल पे काम कर रहा है। भाई आपका खाता नंबर दिए बिना आपकी ज्वाइनिंग ही नहीं हो सकती है। हो सकती है क्या? ज्वाइनिंग होगी तभी जब आपका खाता होगा कि नहीं होगा? तो ऑनलाइन डिलीवरी को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके, महिला सशक्तिकरण को लेके, ये सब चीज़ों को लेके डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा काम पहले से कर रहा है। क्वेश्चन वाई टू नेशनल ऑनली आरसीएम, हम आरसीएम कोई भी चॉइस करें तो सबसे पहला रूल तो हमारी कंपनी प्रोफाइल है। कंपनी प्रोफाइल में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो हेड ऑफिस है वो लगभग 17 लाख स्क्वायर मीटर में है। 17 लाख स्क्वायर फीट में है। कितने में है? आवाज नहीं। अच्छा, हमारा अगर 1 आध एकड़ जमीन होता तो कितने दूर से बोलते हैं ना, सर 1 एकड़ जमीन नहीं होता। कंपनी का कितना है? 17 लाख स्क्वायर फीट की जमीन है। कितनी? 17 लाख। यानी भारत में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही है ना, उनका सबका ऑफिस मिला दोगे ना तो भी 17 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस नहीं होगा। इतना बड़ा हेड ऑफिस हमारे पास है। अच्छा, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां क्या करती है पता आपको? वो जो पैसा कमा रहे हैं उसमें खुद का घर भरने में लगे हुए हैं। क्या करने में लगे हुए हैं? लेकिन आरसीएम जो पैसा कमा रहा है वो आरसीएम को स्ट्रॉन्ग करने में लगा रहा है। क्या लगा रहा है? भाई आरसीएम ने टीसी छापरा से 17 लाख स्क्वायर फीट की जो जमीन है वो साथ में ऊपर लेके जाएंगे क्या? किसके लिए बनाया? भाई जितनी भी कंपनी की फैक्ट्री है, जितनी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है वो साथ में लेके जाएंगे क्या? किसके लिए बनाया? लेकिन हम ये सारी प्रॉपर्टीज को या सारी कंपनी की प्रोफाइल को हम उतने स्ट्रांगली प्रेजेंट ही नहीं करते। काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चापे से कितने लोगों ने भिलौड़ा विजिट किया है? बहुत सारे लोगों ने किया।
और जिन लोगों ने नहीं किया, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको वहाँ जाके कंपनी विजिट करना चाहिए, ताकि आपको एक पर्सनल टच मिलता है ना। मैं अगर आपको बोलूँ कि मैंने इस हॉल जितना बड़ा सफेद हाथी देखा, क्या देखा? आवाज नहीं है। हॉल जितना बड़ा सफेद हाथी देखा, विश्वास करोगे? क्यों? मैंने देखा, आपने थोड़ी देखा। तो मैं बोल रहा हूँ समय के ऊपर, तो आपको विश्वास थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आपने नहीं देखा है। आप जब देखोगे तो ऑटोमेटिकली विश्वास होना शुरू होगा। हमारे जो उद्देश्य है वो नए भारत को निर्माण करना है। क्या करना है भाई? बाकी कंपनी के उद्देश्य क्या है नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आपसे नए भारत का निर्माण इसलिए करना चाहता है क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो हमने बहुत सारी चीज़ें वेस्टर्न कल्चर से सीखी है। जैसे कि भाई सबसे पहले मोबाइल कहाँ आया? वेस्टर्न कंट्रीज में, उसके बाद इंडिया में अडॉप्ट किया गया, और आज सबसे ज़्यादा मोबाइल के यूज़र है, यानी सेकंड लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में है जो मोबाइल को यूज़ करते हैं। सबसे पहले फेसबुक व्हाट्सएप कहाँ पे आया? वेस्टर्न कंट्रीज में। आज ये तीनों फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के अगर सबसे ज़्यादा यूज़र अगर देखेंगे तो कहाँ है सर? भारत में है। यानी भारत में कोई चीज़ अगर भारत अडॉप्ट कर लेता है तो उसमें नंबर 1 चला जाता है। यूपीआई पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट सबसे पहले कहाँ है? विदेशों में है, उसके बाद भारत में अडॉप्ट किया गया। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन वाला जो यूपीआई ट्रांजेक्शन है वो कहाँ हो रहे हैं? भारत में हो रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे? तो हमने बहुत सारी चीज़ें विदेशों से सीखी है। इसके साथ साथ कहीं हम वेस्टर्न कल्चर को भी इंडिया में अडॉप्ट करना शुरू कर दिए। भाई आज से 10, 20, 30 साल 50 साल पहले अगर आप देखेंगे तो हमारा तो परिवार होगा तो बड़ा हुआ करता था। एक परिवार में 50-60 लोग रहते थे। आज धीरे धीरे हमारे परिवार क्या हो गए? छोटे हो गए। उसका कारण क्या है? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि भाई ये काम करने के लिए बाहर जाना पड़ा या रहना पड़ा या मजबूरी में करना पड़ा, लेकिन कहीं कहीं बड़ा प्रभाव जो वेस्टर्न कल्चर का है कि हम सब एक परिवार में एकजुट रहना नहीं चाह रहे हैं। और तीसरी तरफ क्या चाह रहे हैं कि भाई सारे लोग एक साथ रहेंगे तो हम किसी भी मुसीबत से या किसी भी चैलेंज से हम इजीली पास ऑन हो सकते हैं। इसीलिए एकजुट रहने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए बोला गया है कि नए भारत का निर्माण किया जा रहा है। अब नए भारत का निर्माण कब होगा? जब हमारा और आपका निर्माण होगा तभी तो नए भारत का निर्माण होगा। भाई हम और आप ही ग्रोथ नहीं करेंगे, आप ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो निर्माण होने वाला नहीं है। तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि कितना बड़ा काम करेगा। आरसीएम के 3 बड़े उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को लेकर, जिससे तीनों जगह का आप देख पाएंगे आरसीएम जो है वो काम कर रहा है। इसके साथ साथ आरसीएम ने सेवा दिवस को लॉन्च किया है। या तो आप कभी भी सेवा के काम को मना सकते हैं। भाई बहुत सारी कंपनियां जो होती है वो मजबूरी में सेवा दिवस मनाती है। क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि गवर्नमेंट का एक लॉ है कि जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं ना, उसमें जितना भी उनको प्रॉफिट आता है उसमें कुछ हिस्सा उनको सोशल कॉज के लिए देना पड़ता है या सोशल एक्टिविटीज के लिए देना पड़ता है। वो क्लॉज है इसके लिए देना पड़ता है। लेकिन आरसीएम ने तो भाई बोला कि सभी लोग करिएगा। तो हमें सिर्फ बिजनेस करना नहीं सिखाया जा रहा है, हमें समाज के लिए भी काम करना सिखाया जा रहा है। नहीं जा रहा। आज हम बहुत सारे अभियान में काम कर रहे हैं, जैसे वुमेन हाइजीन को लेके, वृक्षारोपण को लेकर, एम्बुलेंस को रास्ता देने को लेकर, ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर, ऐसे बहुत सारे काम जो है सामाजिक काम किए जा रहे हैं। आप भी अपने लेवल पे काम कर सकते हैं। अगला जो विजन मैं चाहूँगा एक बार आदरणीय डीसी साहब कि आज अगर आरसीएम जिस भी लेवल पे है, जिस भी जगह पे है, उसके लिए बहुत बड़ा जो योगदान है वो सर का है, क्योंकि सर अभी भी ग्राउंड टू अर्थ है। भाई आरसीएम का जो टोटल एम्प्लॉयर है ना वो लगभग 25,000 करोड़ का है। कितने का है? 25,000। आवाज नहीं है? 25,000। और भी नहीं है? 25,000 करोड़। अब जिसके पास 2-4 करोड़ आ जाते हैं ना, वो एक गाड़ी 2-4 बॉडीगार्ड को लेकर घूमता है। घूमता कि नहीं घूमता? सर के पास कितना है? 25,000 करोड़। और सर को आप इजीली एक आम आदमी जाके मिल सकता है। यानी इतना सारा पैसा होने के बाद भी कोई घमंड या कोई ईगो नहीं है। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें सिस्टम में साथ में मिली है, जिसकी वजह से हम आगे काम कर रहे हैं। अगला जो रीजन है वो ये कि सर के जो दोनों बच्चे हैं, आदरणीय सौरभ सर और प्रियंका में मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये दोनों लोग जो है वो बिजनेस में पूरे इन्वॉल्व है। भाई बहुत बार ऐसा होता है ना कि पिताजी ने काम किया लेकिन बच्चे पढ़ा भी नहीं करते हैं। एक बहुत कम चांस होता है कि बच्चे उसको साथ में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा एग्जाम्पल है। आज आप जितने भी बदलाव देख पा रहे हैं कंपनी के ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज को लेके, वंडरवर्ल्ड के नए रीडेवलपमेंट को लेके, प्राइस को लेके, प्रोडक्ट की रेंज को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, महिलाओं के इन्वॉल्वमेंट को लेके, महिलाओं के प्रोडक्ट को लेके, ये सारे काम अगर हो रहे हैं तो मेरे आदरणीय सौरभ सर और टीम की वजह से हो पा रहे हैं। तो हमें भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस में धीरे धीरे
इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे बच्चे तो छोटे हैं, क्या बोलते हैं, तो उनको बिजनेस में लाके क्या करेंगे, लेकिन अभी से अगर नहीं लाओगे ना तो कल वो आपका जो बिजनेस है वो आपका समझेंगे, तो बोलेंगे तो पापा का बिजनेस है, मेरे को क्या करना है। तो अभी से इन्वॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा भाई। 40-50 साल पहले घर पे अगर कोई चीज़ खराब हो जाती थी ना या कोई समस्या आती थी तो हम घर के बड़े बुजुर्ग के पास जाते थे, किसके पास जाते थे, या गाँव में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो गाँव में किसके पास जाते थे, जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है जिसके पास पूरा नॉलेज है उसके पास जाते थे, उसका सॉल्यूशन या उसका समाधान करते जाते थे कि नहीं जाते थे। लेकिन आज अगर आप कहीं पे अटक जाते हो मोबाइल में, जैसे आपका गूगल पे नहीं चल रहा, क्या नहीं चल रहा, तो किसके पास जाते हैं, बच्चे के पास जाते हैं। तो यार गूगल पे नहीं चल रहा, व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, तो सही करते हैं। तो जब आपको गूगल पे चला सकता है, फेसबुक चला सकता है, व्हाट्सएप चला सकता है, तो आरसीएम नहीं चला सकता है। हमने उनको इन्वॉल्व भी नहीं किया, हम करेंगे तभी तो बहुत समझेगा ना इस चीज़ के बारे में। भाई आजकल डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों को कॉलेज से ही उठाया जा रहा है, जो मनी सर्कुलेशन स्कीम होती है या इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है। तो भाई गलत ट्रैक पे जाने से अच्छा तो वो सही ट्रैक पे लगे ना। और वो क्या है कि बच्चे अगर कम उम्र में ज़्यादा पैसा अगर पाने लग गए, क्या करने लगे, कम उम्र में अगर पैसा ज़्यादा आने लग गया, समझो एग्जाम्पल तो उसको मम्मी पापा से 500 रुपये मिल रहा है, कितना मिल रहा है, महीना का 500 रुपये मिल रहा है, और उसको वो अगर किसी कंपनी में जाएगा उसको महीने 5,000 आने लगे, क्या आने लगे, तो ज़्यादातर चांसेस क्या है, वो अच्छे काम में जाएगा, बुरे काम में जाएगा, बुरे काम में जाएगा। भाई जैसी संगत होगी वैसे वो जाना शुरू करेगा। लेकिन आरसीएम में स्लो इनकम है, या धीरे धीरे आपका बेस बनते है तो आपको इनकम मिलती है। तो जो पैसा आता है ना वो मेहनत वाला पैसा लगता है, कौन सा लगता है, यार इतना वाला पैसा कि उसको आसानी से खर्च नहीं करना है, गलत दिशा में जाना नहीं है। तो अगर हम अपने बच्चों को अभी से इन्वॉल्व करना शुरू करें तो हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, करेंगे सर। तो अगली मीटिंग में जब भी प्रोग्राम हो आप अपने बच्चों को धीरे धीरे इन्वॉल्व करना शुरू करिए। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास जो डेली यूजर प्रोडक्ट की रेंज है वो 400 से प्लस प्रोडक्ट हमारे पास है, कितने 400 प्लस, और इसमें से लगभग 60 to 70% जो प्रोडक्ट है वो कंपनी खुद बनाती है। जैसे आटा खुद बनाते हैं, नमकीन खुद बनाते हैं, बेस खुद बनाते हैं, वॉशिंग पाउडर खुद बनाते हैं, बाथो खुद बनाते हैं, हेयर ऑयल खुद बनाते हैं, शैम्पू खुद बनाते हैं, टॉयलेट क्लीनर खुद बनाते हैं, डिशवॉश लिक्विड खुद बनाते हैं, सारे प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है। तो खुद बनाती होगी तो एक कमरे में बन जाते होंगे, ये फैक्ट्री लगानी पड़ती है। तो फैक्ट्री के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, करोड़ों रुपए का सेटअप लगता था। अच्छा हम में से बहुत सारे लोग जब आर्थिक सुनने जाते हैं ना तो लोग सवाल पूछते हैं कि कंपनी भाग गई तो पूछते कि नहीं पूछते, हमारा क्या जाएगा, कंपनी ने कितना लगाया था, 25,000 करोड़ रुपए लगे, कितने, तो सवाल किसको पूछना है, कंपनी को। ये एग्रीमेंट बना के देंगे आपको, बोलेंगे कि पहले आप बताओ कि आप कितने दिन टिकोगे, तब जाकर सवाल तो कंपनी को पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। भाई इतना बड़ा सेटअप आपको फ्री में मिला हुआ है और उसके लिए भी आप काम करने के लिए और सवाल ऊपर से उल्टा पूछ रहे कंपनी बात गई तो सवाल सही तरीके से जवाब देना आपको आना चाहिए। ये 4 रीजन है जिससे कंपनी कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। प्रोडक्ट डेली यूजेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस पे होना चाहिए, हेल्थ सपोर्टिव होना चाहिए और रीजनेबल प्राइस पे होना चाहिए। एक एग्जाम्पल दूंगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। टाइम क्या हो गया बताएंगे एक बार, 3:30 हो गया, 15 मिनट और है फिर हम खत्म करेंगे, या बोलो तो अभी खत्म कर दें, चलो 15 मिनट ले लो ना, इसको ज़्यादा तो नहीं कर पे भाई। अब जब टाइम दे ही दिया है 15 मिनट में क्या फर्क पड़ता है, पूरा सुन के जब आप आधा जरूरत सुनोगे तो पता नहीं क्या करोगे आगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो ऑयल है ना, जो कुकिंग ऑयल है वो सिर्फ राइस ब्रांड ऑयल आता है, कौन सा आता है। अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारा तेल बहुत महंगा है, क्या बोलते हैं महंगा है। और अगर आप आरसीएम की रिपोर्ट निकालेंगे ना तो सबसे ज़्यादा जो सेल हो रही है ना वो तेल की हो रही है, किसकी हो रही है बताओ, सबसे महंगा और सबसे ज़्यादा बिक रहा है, क्यों, अच्छा है, रोज लगता है या बहुत सारे और लोग हैं। लेकिन मैं इस पॉइंट से ही समझाना चाह रहा हूँ कि भाई आपने बाबा रामदेव जी को सुना है, जानते बाबा रामदेव जी को, जानते बाबा रामदेव जी टीवी पे ऐड देते हैं कि गाय का जो शुद्ध देशी घी जो है ना वो हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है। कौन बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहे हैं, अच्छा बाबा रामदेव जी जब ये बोल रहे हैं तो बाबा रामदेव जी को पता चल गया कि गाय का देशी घी जो है हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है। तो बाबा रामदेव जी मूंगफली का तेल क्यों बेच रहे हैं, सरसों का तेल क्यों बेच रहे हैं, नारियल तेल क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि उनको लोगों के हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ पैसा कमाना है। अच्छा आरसीएम चाहता तो सरसों का तेल नहीं ला सकता था क्या, भाई यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा सरसों का तेल होता है, हमें क्या करना लगा, एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना था और क्या करना, जिसे टाइप कर लेते क्या कहते हैं
एक कंपनी ने पूरी रिसर्च की है कि हेल्थ के लिए जो सबसे अच्छा ऑयल है वो सिर्फ राइस ब्रांड ऑयल है। तेल नहीं लाया। मार्केट की जितनी भी बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, कौन सी कंपनियां, भले वो पार्ले जी हो, ब्रिटानिया हो, सनफिस्ट हो, कोई भी हो, सारे बिस्किट बने हुए पाम ऑयल में। किसमें बने? और आरसी के बिस्किट किसमें बने? अच्छा, मार्केट की जितनी भी बड़ी बड़ी नमकीन बनाने वाली कंपनी हो, हल्दीराम, विकाजी, बीकानो, जो भी नहीं लगा लो, सब किसमें बने हुए हैं? और आरसी की नमकीन किसमें बनी हुई है? कौन सा यूज करना चाहिए? समझदार है कि नहीं है? भाई अगर कंपनी को पैसा ही कमाना होता तो कंपनी भी पाम ऑयल यूज कर लेती, क्या फर्क पड़ता है? भाई हमारे जो नूडल्स है वो किसमें बने? राइस ब्रांड ऑयल में बने। मार्केट के जो नूडल्स है वो पाम ऑयल में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के रिलेटेड मिलेंगे। ये कंपनी की डिलीवरी सेंटर की रिपोर्ट है, जिसमें 160 से ज़्यादा डेपो है, 10,000 से ज़्यादा वंडरवर्ल्ड है और लगभग 2 लाख से ज़्यादा डिस्प्ले वॉल मौजूद है। और इतना बड़ा डिलीवरी सेंटर का नेटवर्क पूरी दुनिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक देश में नहीं है जो आरसीएम के पास है। कंपनी के पास लगभग 20 लाख एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है या एक्टिव एसोसिएट बायर है। वैसे ज्वाइनिंग तो लगभग 3 करोड़ लोगों की है, लेकिन 20 लाख एक्टिव है जो हर महीने धोनी के प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। कितने लाख लोग हैं सर? 20 लाख लोग हैं। कंपनी की अलग अलग जगह पर फैक्ट्री है, जैसे बिरोड़ा में है, रुड़की में है, गुवाहाटी में है, जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट को बनाए जाते हैं। ये अलग अलग लैबोरेटरीज बनी हुई है। कंपनी के पास कुछ विशेष प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आने वाले टाइम में बहुत बड़ी सेल्स की ग्रोथ आप देख पाएंगे। भाई हम में से बहुत सारे लोग जो है वो आसान काम चॉइस करते हैं। क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि भाई नमक हमसे कोई ले ले। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई कोई साबुन हमसे ले ले। हम चाहते हैं कि भाई कोई पेस्ट हमसे ले ले। लेकिन हम न्यूट्रीचार्ज को बेचना नहीं सीख रहे हैं, हम गुड डॉट को सेल करना नहीं सीख रहे हैं, या कीसोल के प्रोडक्ट को सेल करना नहीं सीख रहे हैं। भाई नमक क्यों खाना है ये समझाना पड़ेगा क्या? अच्छा, मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई साहब 5 गोली नमक पहुँचा दो, कितने गोली? 5 गोली का मतलब एक गोली आता है, एक बैग आता है, वो 25 किलो का आता है। कितने किलो का? 5 कितना हो गया? 125 किलो हो गया। पहुँचा दोगे? भाई अगर मैं बोलूँ भाई साहब 5 न्यूट्रीचार्ज मिल के डब्बे रखने देने हैं, कितने? मैं फोन नहीं रखूंगा, उसके पहले आप पहुँच जाओगे। क्यों? क्योंकि वो हल्का है और प्लस उसमें मार्जिन उसमें पीवी ज़्यादा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें वो प्रोडक्ट को, भाई ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए बनाए हैं, सेल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा टेक्निक सीख जाए, जो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, जैसे न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट जो है वो आने वाले टाइम का बिजनेस है। क्यों है? तो जैसे जैसे सोच बढ़ेगी, जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे लोग अपने हेल्थ के बारे में सोचना शुरू करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या अपने हेल्थ को कैसे रखना है, सुबह जल्दी उठना है, या बहुत सारी चीज़ें खानी है, क्या करना है, नहीं करना है। तो हम अगर उसमें अपने आप को ट्रेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हम बना पाएंगे। ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट है, गाँव मॉर्गल है, गुड डॉट के प्रोडक्ट है, हरी सचिनी के प्रोडक्ट है, ये सारे बड़े प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास जो मार्केटिंग प्लान है वो कंसिस्टेंसी वाला और ग्रोथ वाला प्लान है। कौन सा वाला? इसके पहले जो मार्केटिंग प्लान चाहिए नहीं हुआ था, उसके पहले अगर आप देखेंगे ना तो बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता था। फ्लक्चुएट का मतलब ये है कि किसी महीने 3 लाख का आ गया, फिर एक महीने 1 लाख का रह गया, किसी महीने 10 लाख का हो गया, किसी महीने 5 लाख का रह गया। तो वो इस तरह से होता था क्योंकि पहले कोई कंसिस्टेंसी या बैकअप प्लान नहीं था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केटिंग प्लान को इस तरह से बनाया गया है कि कोई व्यक्ति अगर जुड़ता है तो कम से कम कंटिन्यू 6 महीना प्रोडक्ट को परचेज करता है। कितने महीने? क्यों करता था वो? क्योंकि उसको कंसिस्टेंसी का बेनिफिट मिलना है। इसके साथ साथ जितने भी वाइटल एंड अबव अचीवर्स है, जो ओपनर एंड अबव अचीवर्स है, उनको मंथली और ईयरली बोनस मिलता है। क्या मिलता है? अगर वो मेंटेन नहीं करेंगे तो मंथली और ईयरली बोनस देंगे, और जो भी नए अचीवर्स आते हैं उनको भी बोनस मिलना शुरू होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लान के पॉजिटिव चीज़ों की वजह से आप रेगुलर बिजनेस को ग्रोथ जो है वो आप देख पा रहे हैं। सबसे तेजी से बढ़ने वाली ऑनलाइन डिलीवरी, अभी लगभग 900 पिन कोड पे या 900 शहरों में आरसीएम की होम डिलीवरी शुरू हो गई। कितने? आप अभी बलरामपुर में बैठे बैठे अपने मुंबई में बैठे हुए रिश्तेदार के पास आरसीएम के प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। भाई बहुत सारे लोग ऐसा होंगे जिनको ज्वाइनिंग नहीं करना, लेकिन वो अच्छे सामान खाना चाहता है या अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो आप अपना आईडी खोलो, उनका नाम, नंबर और उनका एड्रेस डालो, माल उनको पहुँचाओ, पैसा वो देंगे और पीवी किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? भाई ऐसे 10-20 कस्टमर भी तैयार कर दिए तो महीने का 5,000 10,000 पीवी तो ऐसे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन वो करना नहीं करोगे तो मामा के पास कोई दूसरा जाएगा, वो ध्यान रखना। आरसीएम के पास बहुत सारे ट्रेनिंग के मीडियम है, जिसमें सबसे पहले गुरुकुल है, यूएलपी है, यूएलपी है, कोर्स सेमिनार्स है, मीटिंग
ट्रेनिंग से सारे ट्रेनिंग के सिस्टम है जिसकी वजह से आप अपने लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। तो जैसे सपना ने बताया कि ये बिजनेस थर्ड पार्टी का है, इसका है क्योंकि हम अगर समझाते तो होता है लोग नहीं समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैं अगर मेरे चाचा जी को प्लान दिखाऊँ इसको और बताऊँ कि 7 महीने के लाखों रुपए कैसे कमाने हैं, तो चाचा जी सुन तो लेंगे, लेकिन दिमाग में क्या चलेगा कि जिसको मैंने चड्डी में घुमाया है, जिसको घुमाया है वो मेरे को समझा रहा है कि लाखों रुपए कैसे, तो सुनने वाले। लेकिन थर्ड पार्टी बोलेगी तो आप मेरे को बलराम को क्यों बुलाएगा? आप में से बहुत सारे लीडर हैं जो प्लान प्रेजेंटेशन सब दे सकते हैं, पीपीटी बेच सकते हैं, सब दिखा सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए थर्ड पार्टी हूँ, है ना। मैं जो बात को बोलूँगा उसको आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। आप अकेले फील्ड पे जोड़ोगे तो काम होने वाला नहीं है। आपको अपने सीनियर अपने का इसे थर्ड पार्टी में लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके आपके मिलने वाले आपके रिश्तेदार को समझना शुरू करेंगे। सुरक्षित आय के अधिकतर उदाहरण बनाना, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि मैम का एग्जाम्पल आपको दिखाया था। और एक बड़े परिवर्तन की और अग्रसर होने का समय आ गया है, यानी बदलाव करना बहुत जरूरी है। अभी भी हमें से बहुत सारे लोग पुराने तरीके से काम कर रहे हैं। इसके तरीके से भाई पुराना तरीका ठीक है, कहीं पे आप अगर आप अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं, लेकिन अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। अभी भी अगर आप कॉपी टाइप में पेज प्लान बता रहे हैं तो चलने वाला क्यों? क्योंकि भाई अभी ज़माना जो है वो मोबाइल से काम दिखाने का है, यूट्यूब का है, जूम का है, व्हाट्सएप का है, इन सब का ज़माना है। हम बोर्ड पे लेकर रगड़ रहे तो काम चलने वाला नहीं है। अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी जाके आपके अगले लेवल के लोग हैं वो आना शुरू होंगे। आपसे अब नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। क्या है? अब आप साथ में उड़ना चाहोगे कि रहना चाहोगे? उड़ना चाहोगे तो बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो आपसे कितने लोग हैं जिनको 6 महीने से ज़्यादा हो गए आज से मुझे बहुत सारे लोग हैं। अब 6 महीने से ज़्यादा हो गया, बहुत सारे लोग अभी भी टाइम में नहीं है। किसमें नहीं है? क्यों भाई? बहुत सारे लोग टाई पहनना ही नहीं चाहते, बदलना ही नहीं चाहते। उनको डर लगता है लोगों से। किससे डर लगता है? कि मैं टाई पहन के निकलूंगा तो पड़ोसी क्या बोलेगा, है ना, लोग क्या कहेंगे। अच्छा, टाइम में मैं अच्छा दिख रहा हूँ तो आप पहनोगे तो घर से ज़्यादा अच्छा दिखोगे। पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम ये सोच रहे हैं कि पहले पैसा आ जाए तो टाई पहनेंगे। क्या सोच रहे हैं? और पैसा बोल रहा है कि पहले टाई पहन को फिर आता हूँ। तो क्या करना है? पहले पैसा कमाना है, पहले टाई पहनना। भाई जैसे आप ये टाई पहनते हो ना, ऑटोमेटिकली आप में कंट्रोल आ जाता है। क्या आता है? जैसे बहुत सारे लोगों का जैसे सराउंडिंग रहा है, जैसे बातचीत रही है, बहुत सारे लोग अरे सुरे करके बात करते हैं या गाली गलौज करके बात करते हैं। तो टाई लग जाएगी तो सामने वाला व्यक्ति कैसा भी होगा ना, मुँह से सर ही निकलेगा। क्या निकलेगा? तो आपने सर बोला तो सामने वाला आपको गाली देकर बोलेगा, वो भी क्या बोलेगा? सर बोलेगा। भाई रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? अच्छा, टाई लगने के बाद लोग आपकी बात को सुनना समझना शुरू कर देते हैं। करते नहीं करते? अच्छा, बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी गलत आदत होती है, जिसको तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, पान खाने की। तो टाई लगा लोगे तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो स्पेशली रिक्वेस्ट है उन महिलाओं के लिए कि अगर आपके पतिदेव ऐसे कुछ काम करते हैं तो आज आपको पकड़ के लगा सकते हैं भाई। कम से कम वो आपके जीवन के लिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है ना। आप धीरे धीरे अगर ये काम करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग परिवर्तन देखेंगे। भाई हम आर्थिक को बहुत बड़ा दिखा तो रहे हैं, लेकिन हम खुद अपने आप में बदलाव नहीं कर रहे हैं। तो लोग आपको ऊपर से नीचे तक देखते हैं। क्या देखते हैं? एक और बदलाव देखेंगे, है ना। जैसे आज अगर आप नॉर्मल तरीके से अगर आप बाहर निकलेंगे तो लोग आपको नोटिस नहीं करेंगे, लोग आपको देखेंगे नहीं। लेकिन कल से आपने बदलाव किया। आज आप जैसे भी थे, आपने जैसे भी दिन निकाला या जैसे भी साल निकाले आपने, और कल से आपने बदलाव किया, नई टाई खरीदी, शूट खरीदे, शर्टिंग किया, बेल्ट लगाया, टाई लगाया, घर से बाहर निकले। और जैसे पड़ोसी ने देखा तो पड़ोसी पूछेगा नहीं, इशारों में बात करेगा। क्या करेगा? कहाँ से लगी तो आप बोलोगे भाई साहब अभी टाइम नहीं है, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, तो शाम को आके बताऊंगा। क्या बोला आपने? शाम को बताऊंगा। क्या लगता है आपको पूरे दिन आपका पड़ोसी क्या सोच रहा होगा? कहाँ गया होगा? इसमें ऐसा क्या हो गया जो अचानक इसमें इतना बदलाव हो गया? कल तो चड्डे में घूम रहा था ये। तब जाके आपसे समझाओगे, समझेगा नहीं तो समझने वाला नहीं है। भाई बदलाव नहीं करोगे तो लोग एक्सेप्ट करने वाले नहीं है ना। करना शुरू करेंगे सर, जितने लोग अगली बार टाइम आ जाएंगे। थैंक यू। एक बार दूसरा पहले और आरसीएम की 25वीं वर्षगांठ है। कंपनी बहुत बड़े लेवल पे अपनी तैयारी कर रही है। हम करेंगे नहीं करेंगे हमारे ऊपर डिपेंड करता है। भाई कंपनी का जब टर्नओवर जब आरसीएम रिस्टार्ट हुआ था तो लगभग 1200 करोड़ का था।
इस साल का जो टर्नओवर है वो लगभग 4,000 करोड़ का है। कितने हज़ार करोड़ का है? और ये जो 5 साल की जो टारगेट है वो कंपनी का लगभग 10,000 करोड़ की टारगेट है। कितने हज़ार करोड़ की? हम में से बहुत सारे लोग बहुत खुश होते हैं। क्या होते हैं? तो कंपनी बहुत आगे बढ़ रही है, तो कंपनी बढ़ रही है, मुझे बहुत बढ़ना पड़ेगा, नहीं बढ़ना पड़ेगा? भाई अपने को तो फायदा तब मिलेगा ना जब अपने घर में पैसा आए। कंपनी आगे बढ़े, बिजनेस आगे बढ़े, उससे क्या मतलब? भाई बहुत सारे लोग बहुत खुश होते हैं कि सर आरसी में रसगुल्ला आ गया। क्या आ गया? अब रसगुल्ला आने के बाद भी 1 रुपये का नहीं बढ़ा। पिछले महीने भी 70 के स्लैब पे, इस महीने भी 70 के स्लैब पे। भाई रसगुल्ला आया तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? प्रॉब्लम क्या है कि हमारी टीम की साइज छोटी है। भाई आपकी टीम में अगर 10 लोग हैं, कितने लोग? उसमें से 8 लोग रसगुल्ला नहीं खाते। कितने खाते हैं? कितना वॉल्यूम बढ़ेगा? 2 जितना ही बढ़ेगा। तो ये अगर आपकी टीम में 1000 लोग होते हैं, कितने? 1000, तो 200 लोग तो रसगुल्ला खाएंगे, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो प्रोडक्ट आने से, पीवी आने से या प्रोडक्ट के नए लॉन्च होने से सेल या वॉल्यूम बढ़ने वाला हम में से बहुत सारे लोग अभी तक शक्कर में अटके हुए हैं। किस में अटके हुए? तो सर शक्कर कब आएगी? अच्छा, डॉक्टर बोलता है कि भाई शक्कर जो है वो हेल्थ के लिए स्लो पॉइजन है। क्या है? और आरसीएम काम कर रहा है स्वास्थ्य रक्षा पे। इसमें तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। फिर क्यों बोलते हो शक्कर कब आएगा? भाई शक्कर के बजाय विकल्प है ना, हमने हिंदी लॉन्च कर रखा है और दूसरे विकल्प है जिसको आप यूज कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। और 25 साल पूरे होने वाले हैं। इस साल कंपनी की सबसे बड़ी रथ यात्रा निकलने वाली है। क्या निकलने वाली है? अच्छा, अभी मैं लगभग 4 दिन से यूपी में हूँ। हम लोग शायद परसों आ गए थे अयोध्या, वहाँ से विजिट किया राम मंदिर वगैरह, फिर कल हम लोग शाम को यहाँ पे आए। तो ये 4-5 दिन में लगभग 30-40 हज़ार रुपये खर्च हुए। कितने? 30-40। ट्रेन में आना जाना रहना होटल वगैरह, पूरी फैमिली के साथ आएंगे, इतना खर्च हुआ। 4 दिन में लगभग 40,000 रुपये खर्च हुए। कितने हज़ार? 40,000। और आरसी की रथ यात्रा जो है वो लगभग 100 दिन की निकलने वाली है। कितने दिन की? 100 दिन की। भाई हम लोग 5 लोगों में 40,000 खर्च हुए और रथ यात्रा में तो हज़ारों लोग रहेंगे सर। तो कंपनी कितना पैसा खर्च करने वाली? करोड़ों रुपये खर्च होने वाले हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इन करोड़ों रुपये को एनकैश कैसे करें, हम इनमें अपने लोगों को कैसे बिठाएं, लोगों को कैसे लेके जाएं। तो आपके आसपास मेरे ख्याल से अयोध्या में सबसे बड़ी रैली निकलने वाली है ना? अयोध्या में रैली निकलेगी और जो सेलिब्रेशन होगा वो लखनऊ में होगा। तो जितने भी सेलिब्रेशन के एक्सपर्ट हैं वो लखनऊ की तैयारी करें। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अयोध्या के पहले भी अगर कहीं पे वो रथ यात्रा जारी हो ना, तो पहले उस रथ यात्रा को देखते हैं, ताकि देखने से आपको अंदाजा लगेगा कि लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या हमें करने की जरूरत है, कैसे हम अपनी टीम की एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर पहले देख के आ जाओगे तो अभी आप जो प्लानिंग 10-20 लोग कर रहे हैं वो हो सकता है 100-200-500 लोगों में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे, जितना ज़्यादा लोग रैली में शामिल होंगे, उतना बड़ा माहौल जो है वो आपकी टीम में जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उन लोगों को अगर आपने उस रैली में इन्वॉल्व कर दिया, जिन्होंने हज़ारों की भीड़ में रैली देखी है या सामाजिक कार्य देखे हैं, उनसे अगर कोई पूछेगा कि भाई साहब आरसीएम चल रहा है क्या बोलेंगे? हमने दिखाया कि तो बोलेंगे भाई नहीं चल रहा है, हम दिखाएंगे तो बोलेंगे भाई चल रहा है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों की तैयारी करने वाले हैं। आरसीएम का ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है, डीसी जो है वो वंडरवर्ल्ड टीम में कन्वर्ट हुआ, वंडरवर्ल्ड टीम जो है वो वंडरवर्ल्ड प्राइम में कन्वर्ट हो रहा है। हो सकता है कि बहुत जल्दी होंडा में आपको वंडरवर्ल्ड प्राइम मिलेगा। वंडरवर्ल्ड प्राइम का मतलब ये है कि लगभग 30-40 लाख का इन्वेस्टमेंट, जिसमें बहुत सारे वैरायटी के प्रोडक्ट है वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। प्लस उसको सेंट्रलाइज कंपनी से मैनेज किया जाएगा, प्रॉपर स्टॉक, प्रॉपर बिलिंग, प्रॉपर सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। वैसे बहुत सारे बदलाव आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हम लगती है कि हमारे पास वंडरवर्ल्ड क्लिक है, जहाँ पे भी आपके पास वंडरवर्ल्ड क्लिक है। इस दुकान को हमें सिर्फ दुकान वाले की तरह नहीं देखना है, हमें अपनी दुकान की तरह देखना है। किसकी तरह देखना है? अपनी दुकान। हमें क्या क्या काम करने हैं, हम वहाँ पे रेगुलर विजिट करनी है, वेलबींग करने हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम करनी है, काउंसिल मीटिंग करनी है, और जो भी कार्यक्रम उस वंडरवर्ल्ड ट्रिप पर रखे जाते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो लोगों को दिखने वाला नहीं है। 25 शहरों में रूपांतर यात्रा निकलने वाली है और लगभग 5 बड़े शहरों में बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है और 100 दिनों की यात्रा निकलने वाली है। कितने दिनों की? इसका पूरा चार्ट आ गया है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने चार्ट को देखा कि नहीं देखा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपको व्हाट्सएप पे ढूंढते रहते हैं किधर गया चार्ट। भाई जब आपको पता है कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको प्रिंट आउट निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए? अच्छा, एक प्रिंट आउट कलर प्रिंट आउट अगर बलरामपुर में माने तो 20-25 रुपये 50 रुपये का है। कितना रुपये का? लेकिन हम फ्री में काम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं?
भाई अगर वो लिस्ट की प्रिंट आउट निकलेगी तो आप अपने रिश्तेदार कहाँ है, आपका बिजनेस कहाँ है, आपकी टीम का टिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसकी तैयारी तभी करोगे जब उसकी प्रिंट आउट निकलेगी, और प्रिंट आउट नहीं होगा तो कोई तैयारी होने वाली नहीं। तो क्या करना, बड़ा काम करना है छोटा मोटा करना, आवाज नहीं है। बड़ा करना तो प्रिंट आउट कल निकलनी चाहिए या आज निकलनी चाहिए, आवाज नहीं है। कितने लोगों की आज निकल जाएगी, जिसके पास नहीं आई है वो अपने सीनियर अपने से प्रिंट आउट या उसकी पीडीएफ फाइल लेंगे और उसकी प्रिंट आउट निकाल कर काम शुरू करेंगे। ये बहुत बारीक स्टेप है, इसको 2 पार्ट में आप प्रिंट आउट निकले ताकि डेट जो है वो ध्यान से यहाँ पे दिख सके। इसका साउंड करो भाई, एक छोटी सी क्लिप है, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यात्रा की शुरुआत होने वाली है 2 दिन बाद। कितने दिन बाद? ये यात्रा अगर आपको निकालनी पड़ती है तो कितना मेहनत करना पड़ता होगा। और हमें तो सब बना बनाया मिल रहा है, फिर भी हम मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, फिर भी हम थोड़ा सा काम नहीं करना चाह रहे हैं, है ना। अपने लोगों की लिस्ट बनाया, उस तक पहुँचना शुरू करें। लास्ट टॉपिक पे हम आ रहे हैं, इसके बाद में मेरी बात को खत्म करूँगा, वो है गोल सेटिंग। बहुत जरूरी है अपने गोल को सेट करना। अगर आप गोल सेटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। क्यों बर्बाद हो रहा है? क्योंकि हमने कोई गोल है, कोई कहाँ पहुँचना है हमें तय नहीं कर रखा है। भाई जैसे अगर आप मेट्रो सिटी में देखेंगे ना तो बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए, ओला उबर की। जैसे हम ओला उबर खोलते हैं ना तो पहले पूछता है कि आपको जाना कहाँ है, क्या पूछता है? जाना कहाँ है। और नहीं डालोगे तो नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको कोई चिट्ठी पहुँचानी है, कोई एनवलप पहुँचाना है और मैं उसको कोई एड्रेस नहीं लिखूँ, क्या नहीं लिखूँ, तो कहाँ पहुँचाओगे? कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपने उसको लिखा हुआ नहीं है। और आदरणीय डीसी सर बोलते हैं कि जिसका कोई गोल नहीं है उसका कोई गोल नहीं है। तो अगर हम गोल सेट नहीं कर रहे हैं तो हमने अपनी प्रायोरिटीज को सेट नहीं कर रखा है। प्रायोरिटीज का मतलब ये है कि आपके जीवन में क्या क्या काम जरूरी है उसकी लिस्ट बनाना। पहले कौन सा काम, दूसरा कौन सा काम, तीसरा कौन सा काम, उसकी लिस्ट हमने नहीं बनानी। सबसे पहला काम है या सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली जिम्मेदारी है वो है आपका परिवार। क्या है? परिवार। और दूसरी जिम्मेदारी है कि जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो दूसरा काम। और कम से कम तीसरी प्रायोरिटी पे आरसीएम होना चाहिए। कौन सी प्रायोरिटी पे? आवाज नहीं है। तीसरी प्रायोरिटी में आवाज नहीं है सर, अभी भी सब लोग नहीं बोल रहे। तीसरी प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तीसरी प्रायोरिटी का मतलब ये है कि तीसरे स्थान पे कम से कम आपको आरसीएम को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। हम में से बहुत सारे लोग हैं जब मीटिंग में जाना होता है ना, घर का नल खराब हो जाता है, क्या हो जाता है, तो हम नल में घुस जाते हैं। किसमें घुस जाते हैं? और बोलते हैं कि साहब आरसीएम से पैसा इससे आएगा, तो नल में घुसे। तो जब आपने अपनी प्रायोरिटी को सेट ही नहीं किया, आप आरसीएम को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं, आप उसको काम ही नहीं समझ रहे, आप उसके लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे, तो पैसा आएगा कहाँ से साहब? टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फील्ड वर्क करना पड़ेगा। भाई ये स्मार्ट वर्क है, लेकिन पहले आपको वो सारी फील्ड वर्क वाला सारा काम आपको करना पड़ेगा, तभी जाके वो स्मार्ट वर्क वाली इनकम जो है आना शुरू। तो अपने प्रायोरिटी को सेट करें और इन 3 पार्ट में से अपने आपको तय करेंगे आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है वो है पार्ट टाइम। इसकी आवाज़ चलती भी स्लो की है। पार्ट टाइम का मतलब ये है कि खरीदारी और कुछ बचत के लिए, है ना। दूसरा जो कैटेगरी है वो है फुल टाइम, अपने करियर बनाने के लिए। और तीसरा जो कैटेगरी है वो है सब टाइम, यानी कभी कभी खरीदी करने वाले। भाई अगर आपको अपलाइन का फोन आने के बाद आप खरीदी कर रहे हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो प्रायोरिटी पे है कि नहीं है? नहीं है, तभी तो अपलाइन का फोन आ रहा ना। भाई अगर प्रायोरिटी में होता तो पहले 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में खरीदारी हो जाती। भाई जब हम अपना ही काम ठीक से खुद नहीं कर रहे हैं और हम अपलाइन का कमी निकाल रहे हैं, अपलाइन को ऐसा करना चाहिए, डाउनलाइन को ऐसा करना चाहिए, दुकान को ऐसा करना चाहिए, कंपनी को ऐसा करना चाहिए। अरे पहले तुमको जो करना है वो तुमको करो, पहले खरीदारी करनी पूरी नहीं हो रही तुमसे, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो आपको तय करना है कि इनमें से आप कौन से कैटेगरी में है, उसके हिसाब से प्रायोरिटी को सेट करें और आपके टीम के ज़्यादातर लोगों को उसको लेके आए। यदि हम अपने जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने विचार बदलने होंगे, अपने गोल को तय करना होगा। और गोल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने सीनियर अपलाइन के साथ बैठना है, उनके साथ काउंसलिंग करनी है
आपकी क्या प्रायोरिटीज है, क्या काम कर रहे हैं, फैमिली मेंबर कितने हैं, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कैसे काम करेंगे नहीं करेंगे, वो विस्तार से जानकारी देने के बाद आपको पूरा रोड मैप बना के देंगे कि किस तरह से आप वर्किंग करेंगे, किस तरह से आपके गोल होंगे, किस तरह से टारगेट लेंगे, 1 साल के गोल क्या होंगे, 3 महीने के गोल क्या होंगे, 5 साल के गोल क्या होंगे, उसको तय करने का आपका रोड मैप बनना शुरू होगा। लेकिन बिना अपलाइन के बनने वाला नहीं है, उसका भी ध्यान देना है। और लीडर्स डे की तरफ अगर आप करना चाहें तो हर 1-2 तारीख को कम से कम आपकी जो खुद की सेल्फ परचेजिंग है वो 2,500, 5,000 या 10,000 की भी हो जानी चाहिए, जो भी आप करते हैं। क्यों हो जानी चाहिए? क्यों हो जानी चाहिए? पहले 1 तारीख 2 तारीख को खरीदारी क्यों हो जानी चाहिए? खुद करेंगे तो लोग करेंगे, क्योंकि भाई आरसीएफ में हमें आगे बढ़ना है और आरसीएफ में हमने प्रायोरिटाइज कर रखा बेसिक जो काम है, भाई अपना काम होगा तभी तो लोगों को बोलेंगे ना कि आप भी खरीदारी करो। हमारी लास्ट 30 तारीख तक नहीं हो रहा है, उस टाइप की चेक कर रहे हैं, 70 का मिलेगा तो 5,000 का लूँगा, 1,15 का मिलेगा तो 10,000 का लूँगा, तो कैसे काम चलेगा? भाई छोटे मोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान कर रहे हो आप, तो अपनी परचेजिंग को सबसे पहले करना शुरू करें। और टाइम आ गया है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। क्या करने का? क्योंकि अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे ना तो जो लोग बाहर निकले लोग उसके साथ जाएंगे। क्या बोल रहा हूँ भाई? अगर आप फील्ड पे काम नहीं करोगे तो कोई व्यक्ति किसके साथ जुड़ेगा? जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि एक ऐसी व्यक्ति के साथ ज्वाइन करें जो घर पे आराम से लेटा हुआ है, क्या कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति है जो फील्ड पे एक्टिवली काम कर रहा है, हर कंपनी के जो भी प्लान आ रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज आ रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो किसके साथ जुड़ना पसंद करोगे? अब मैं उल्टा सवाल पूछा, आप किस कैटेगरी में हो? आप घर पे लेटे वाले में हो कि फील्ड वाले में? फील्ड वाले में होना चाहिए। फील्ड वाली एक्टिविटीज को दिखाना है। क्या करना है? तो दिखाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस भी सोशल मीडिया हैंडल को यूज कर सकते हो उसको यूज करना है। आप नहीं करोगे तो लोग कर रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ? लोग कर रहे हैं। भाई मेरे पास ऐसी ज्वाइनिंग आई थी फेसबुक के थ्रू, जो गुवाहाटी आसाम में रहते हैं। भारत में अच्छा, गुवाहाटी में आपके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं थे तो उन्होंने मुझे भी कॉन्टेक्ट किया, क्योंकि उन्होंने मेरी एक्टिविटीज देखा या मेरी काम को देखा है ना। उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने रिप्लाई किया, हमारे ग्रुप का लगभग 5 लाख की सेल है, कितने लाख की? और मैं गुवाहाटी गए उसके बाद, उसके पहले कभी गुवाहाटी गए नहीं। हमारी एक बिहार की टीम है ताजपुर की, जिन्होंने मुझे मैसेंजर पे मैसेज किया था फेसबुक पे, और वो दुबई काम कर रहे थे। कहाँ काम कर रहे थे? लेकिन पार्ट टाइम में उन्होंने काम किया हुआ था। दुबई में काम करते हुए उन्होंने ज्वाइन किया आरसीएफ को, वहाँ से दुबई से जॉब छोड़ के आए और आज आरसीएफ के वो प्लेटिनम अचीवर है। क्या अचीवर है? जबकि मैं उनको जानता भी नहीं। मिले किससे? सोशल मीडिया से। तो बहुत सारे लोग काम की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें काम को बताना पड़ेगा। करेंगे सर? फोकस करें ग्रोथ पे, और ग्रोथ का जो फोकस है वो ये है कि वाइटल अचीवर्स को 100% ग्रोथ करना है, रॉयल्टी अचीवर्स को 50% ग्रोथ करना है, टेक्निकल अचीवर्स को 25% ग्रोथ करना है। ये ग्रोथ करेंगे तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। अपना वीकली शेड्यूल जरूर बनाएं। बहुत बार हम टाइम मैनेज नहीं करते। तो जो लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं ना वो लोगों को टाइम नहीं देते। ऑनलाइन अगर पूछते ना कि सर कब आ रहे मीटिंग करने, तो ऑफलाइन बोलता है कि जब आप बुला लो। क्या बोलते हैं? मैंने दोनों का फिक्स नहीं है। ऑनलाइन भी बुलाना नहीं चाहता, ऑफलाइन भी जाना नहीं चाहता, काम कैसे बढ़ेगा? भाई आपके पास अगर कंपनी का फोन आ रहा है तो आपको स्पेसिफिक डेट बतानी है कि सर मेरी ये डेट खाली है, इस डेट पे आप टाइम दे सकते हैं। तो तभी बताओगे ना जब आपका शेड्यूल बना होगा। आपका शेड्यूल नहीं बना होगा, डेट कैसे बताओ? तो छोटी शुरुआत करें, पहले वीकली शेड्यूल बनाएं, कहाँ होम मीटिंग करना है, कहाँ वन टू वन मीटिंग करना है, कहाँ फिजिकल मीट करना है, कहाँ कैंपेन करना है, ऐसी चीज़ों का धीरे धीरे आप बनाना शुरू करें। ये मेरा वीकली शेड्यूल है इस हफ्ते का। अच्छा, मेरा बन सकता है तो आपका नहीं बन सकता क्या? बन सकता है। भले मेरी हफ्ते में 1 मीटिंग रखो, लेकिन मुझे फोकस नहीं, उसको लिखोगे तभी जाके होगा, नहीं लिखोगे तो होने वाला नहीं। इसी तरह आपको मंथली शेड्यूल बनाना है। क्या बनाना है? कि पूरे महीने में कहाँ कहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, कहाँ वीकली मीटिंग है, कहाँ होम मीटिंग है, कहाँ डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग है। इसी तरह से आपको उसको कैटेगराइज करना है। ये मेरा मंथली चार्ट है। उसी तरह आप भी इसको बनाना शुरू कर सकते हैं। करेंगे सर? आवाज नहीं, थक गया लगता है ना। अब उसको लोगे 150 रुपये नहीं मालूम, तो नहीं हुआ तो कुछ मुंह पे आ सकते हैं। आ सकते हैं मुंबई डेली सेक्रेटरीज की मीटिंग होती रहती है, सेक्रेटरी के प्रोग्राम होते रहते हैं। वहाँ पर अपनी टीम को कनेक्ट करें, क्योंकि अभी हमें डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या प्रोग्राम है? क्योंकि अगर आप सिर्फ फिजिकल के ऊपर डिपेंडेंट रह जाएंगे तो हो सकता है कोरोना फिर से आ जाए। क्या प्रोग्राम है? फिर क्या करोगे? तो
दोनों पे मूवमेंट करना पड़ेगा, फिजिकल भी और डिजिटल भी। तो अपने टीम को जो रिसर्च की टीम है, या महीने में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जूम कर मिलना शुरू करें, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम या जो भी काउंसलिंग है वो करना शुरू करें, ताकि लोगों को आदत लगे टेक्नोलॉजी को यूज करने। भाई बहुत सारे लोगों के मोबाइल में आरसीएम का एप्लीकेशन ही डाउनलोड नहीं है, यानी और आरसीएम में ज्वाइन कर लिया होगा। जब ऐप ही डाउनलोड नहीं, उसको पता ही नहीं कि आरसीएम है क्या, कैसे प्रोडक्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को आप जूम पर सिखा सकते हैं। करेंगे सर? ठीक है, तो वेट ना करें, ये मेरा लास्ट स्लाइड था और मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सबके अभी रेगुलर अगर आप देखेंगे तो बलरामपुर में हर महीने मीटिंग का शेड्यूल लगा हुआ है सर? अच्छा, हमें अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है, हमें चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक अच्छा माहौल बने, बड़ा माहौल बने, तो हमें सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो क्या होगा, अगर हॉल में गैदरिंग कम हुई, लोग कम आए तो हो सकता है प्रोग्राम बंद हो जाए। क्या हो जाए? अगर बंद हो जाएंगे तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? गोंडा एक आदमी जाएगा तो कितना खर्चा होगा? खाली जाएगा, वो खाएगा 500, एक आदमी को 500 रुपये खर्च होगा। कितना होगा? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई 500 रुपये गोंडा में खर्च करने से अच्छा यही खर्च कर दो ना, कि कम से कम एक व्यक्ति 3 लोग 5 लोगों को लेके आ जाए, ताकि यहीं पे किसी लीडर को बुलाया जा सके। सबका वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अगर यहाँ पे अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो हम कम से कम अपने लोगों की गैदरिंग को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि माहौल बनेगा गैदरिंग से, माहौल बनेगा लोगों के देखने से। लोग जितना ज़्यादा होंगे उतना बड़ा माहौल जो बनना शुरू हो। चाहते बनाना चाहते हैं तो अगले महीने एक प्रोग्राम होने वाला है, जो होने वाला है 26 अक्टूबर को आदरणीय शैलेंद्र ढींगरा जी का। मैं चाहूँगा एक बार पूरा तालियां। हो सकता है कि आप में से बहुत कुछ लोग जो होते हैं ना, वो लीडर वाइज तैयारी करते हैं। लीडर वाइज का मतलब ये है कि जैसे कोर लीडर आएंगे तो उनकी अच्छी तैयारी करेंगे, लीडर लीडर आएंगे तो उनकी थोड़ी कम तैयारी करेंगे। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि आपको सभी की इक्वली तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, नए आएंगे दूसरा व्यक्ति क्या, भाई लीडर तो लीडर होता है तो सारी चीज़ों को देख सकता है। 26 अक्टूबर को प्रोग्राम है आदरणीय शैलेंद्र ढींगरा जी का, जो बलरामपुर में होने वाला है। उसके पास आ गए हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाना शुरू करें। भाई छोटी छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो काम होने वाला। अच्छा, अगर आपने आज 5 बार बुक कर दिया, कितने, तो ये तो कंफर्म है कि आपको मीटिंग में आओगे। क्या बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि 5 ले लिए, कितने ले लिए? और नहीं लोगों को पता नहीं कि हम आएंगे कि नहीं। तो 5 एडवांस ले लोगे तो आप उसकी तैयारी करोगे, होम मीटिंग में प्रमोट करोगे, मीटिंग में दोगे, पास को दोगे, तो धीरे धीरे पास जो है वो लोगों तक पहुँचना शुरू हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो उसका एडवांस टिकट बुक करते हैं सर। तो पिक्चर देखने के लिए कब पहुँचते हैं? इंटरवल के बाद पहुँचते होंगे। क्यों पहले क्यों पहुँचते हैं? पूरा तो पैसा 4 मीटिंग में 11 बजे कितने लोग आ गए थे? एक बार जोरदार लगे उनकी, जो लोग 11 बजे वही लोग आए जिन्होंने एडवांस पास लिया है। 10:30 बजे आए थे सर, है ना, क्योंकि एडवांस पास लिया था। और जिन्होंने नहीं लिया वो 12 बजे आ रहा है, फिर 1 बजे खाना खा के आ रहा है ना। तो थोड़ा सा एडवांस प्लान करना शुरू है, क्योंकि आप जो करेंगे वही आपकी टीम करेगी। क्या बोल रहा हूँ मैं? हम जो करेंगे वही हमारी टीम, और हम ही नहीं करेंगे तो टीम करने वाली नहीं। तो जैसा हम करना चाह रहे हैं, जैसा हम टीम से करवाना चाह रहे हैं, वैसे सबसे पहले आपको खुद को करना पड़ेगा। करेंगे सर? शैलेंद्र ढींगरा जी क्या बड़ी से तैयारी करें ताकि आगे के प्रोग्राम को लाइन अप कर सके। और स्थान यही रहेगा ना सर? यही रहेगा। इसके साथ साथ जैसा कि आपको रॉयल्टी लेवल से मिले, और उसके बाद का एक लेवल आता है इसको बोलते हैं टेक्निकल एक्टिविटी, है ना। टेक्निकल का मतलब ये है कि अगर आप आरसीएम में आपको लग रहा है कि भाई आपके जीवन में पैसे की वजह से कोई चीज़ नहीं हो पाई, क्या बोल रहा हूँ, पैसे की वजह से कोई काम अटक गया। जैसे आप चाह रहे हैं कि भाई हमारे जो बूढ़े माँ बाप है या बुजुर्ग व्यक्ति जो घर पे हैं, उनका अच्छा हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए, लेकिन हम अच्छे हॉस्पिटल में इलाज इसलिए नहीं करा पा रहे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा जो है वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन हम उनको एवरेज स्कूल में भेज रहे हैं क्योंकि पैसे हमारे पास नहीं है। तो अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम पैसा है, क्या बोल रहा हूँ, तो आपको अपना गोल बनाना चाहिए टेक्निकल अचीवर पे जाने का या टेक्निकल लेवल पे जाने का। तो टेक्निकल पे जो पहली पिन होती है वो होती है पर्ल पे। इस पे होती है जिसमें आपकी दोनों लेग में 5-5 लाख का वॉल्यूम होता है। और 5-5 लाख का वॉल्यूम का मतलब ये है कि लगभग 10-10 लाख की सेल, यानी एक महीने में लगभग 20 लाख का टर्नओवर।
कितने लाख का? 20 लाख। और ये 20 लाख का 1 महीने का टर्नओवर तो साल का कितना हो गया साहब? 1 करोड़ 20 लाख का। कितना? और 1 करोड़ 20 लाख का टर्नओवर बिना कोई फैक्ट्री लगाए, बिना कोई आदमी को सैलरी दिए, बिना कोई स्टाफ को रखे, इतना बड़ा मौका आपको सिस्टम में मिलता है। इसके बाद का लेवल होता है 10 लाख का वॉल्यूम। कितने लाख का? 10 लाख का मतलब ये है कि 20 लाख की सेल यानी 40 लाख की सेल 1 महीने में, तो 12 महीने में कितनी होगी? 4 करोड़ 80 लाख की, बिना कोई फैक्ट्री लगाए, बिना कोई आदमी को रखे, बिना किसी को सैलरी दी। कितनी? 4 करोड़ 80 लाख की सेल। इसके बाद का जो लेवल होता है वो होता है एमरल्ड का। कौन सा लेवल होता है? एमरल्ड का मतलब ये है कि दोनों लेवल में 22 लाख का वॉल्यूम, यानी लगभग 40 लाख की सेल, यानी 80 लाख की सेल 1 महीने में। तो साल का कितना हो गया साहब? 9 करोड़, यानी लगभग 10 करोड़ का वॉल्यूम। कितने करोड़ का? और 10 करोड़ का सेल बिना कोई फैक्ट्री लगाए, बिना कोई आदमी को रखे, बिना कोई झंझट पाले। कितने करोड़ का? 10 करोड़। इसके बाद का जो लेवल होता है वो होता है 4 एमरल्ड का। कौन सा लेवल होता है? 4 एमरल्ड का मतलब ये है कि दोनों लेवल में 48 लाख का वॉल्यूम, यानी लगभग 1 करोड़ की सेल, यानी 2 करोड़ की सेल महीना। साल का कितना हो गया? 24 करोड़ की सेल बिना कोई फैक्ट्री लगाए, बिना कोई फैक्ट्री लगाए। इसके बाद का जो लेवल होता है वो होता है रूबी का, जिसमें दोनों ग्रुप में 1 करोड़ का वॉल्यूम, यानी 2 करोड़ की सेल, यानी महीने की 4 करोड़। साल की कितनी होगी? 48 करोड़, 50 करोड़ का टर्नओवर बिना कोई फैक्ट्री। मिलना चाहते हैं टेक्निकल से? मिलना चाहते हैं। उसके बाद के भी लेवल है, लेकिन उसके बाद के लेवल हो सकता है कि आपको हजम ना हो, कि इतना सारा पैसा देखिए पता नहीं आता भी होगा कि नहीं आता होगा, है ना। इसलिए उसके बाद के बाद में तो हमारे बीच में ऐसे टेक्निकल आप मिलना चाहते हैं? आवाज़ नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, आप तुम कौन से प्रायोरिटी में है? की तरफ है नहीं है, तो आवाज़ तो किसी जैसे लग नहीं रही आपकी। मिलना चाहते हो? मिलना चाहते हो? मैं चाहूँगा आप सभी अपने जगह पे खड़े होंगे। एक बार जोरदार ताली के बीच में अमित जी और मैडम को इन्वाइट करूँगा। तालियां जोरदार करनी चाहिए एक बार अमित जी के लिए और मैडम के लिए। तालियां जोरदार करो। और भी कोई डिस्कशन वगैरह है मौजूद पर एक बार आगे के स्टेज में, और वेलकम करने